तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डूजन के मोबाइल के ऊपर 80 मिस कॉल्स होती है, 281 मैसेजेस होते हैं। सुबह के वक्त जो न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में हमारे डूजन की फोटो भी होती है और साथ ही वहाँ पर डूजन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है कि एक पब्लिक ऑफिसर ने, हंटर भी नहीं है, उसने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर करवाया, वो भी कमांडर इन चीफ बनकर एस रैंक की डंजन को क्लियर किया, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी हंटर नहीं मरा। उसने यहाँ पर टीम को बहुत ही अच्छे से लीड किया। डूजन की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही होती है कि लीड डूजन जो कि कोरिया के पब्लिक ऑफिस से है। देखना यह है कि उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। आज के बाद उसे लेजेंडरी पब्लिक ऑफिशियल कहा जाने लगा है। के वक्त तक हमारे डूजन के पास मिस कॉल्स 96 हो जाती हैं और 321 मैसेजेस हो जाते हैं, यानी कि हमारा डूजन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। रात से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज चल रही होती है। दोनों ड्रैगन्स बैठे न्यूज देख रहे होते हैं और वहाँ पर ड्रैगन्स की रिफ्ट के बारे में बताया जा रहा था कि अचानक से रिफ्ट ओपन हुई जिसके अंदर से ड्रैगन्स निकले। डूजन अपना मोबाइल ऑफ कर देता और कहता है कि रात से ये लोग मुझे तंग किए जा रहे हैं, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमारी जूनियर उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो स्काई रॉकेटिंग है, यानी कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर बेल बजती है, तो वो कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर बेल बजी है। जूनियर कहती है मैं जाकर देख कर आती हूँ। जून से कहता है कि दरवाजे को डायरेक्टली ओपन मत करना, पहले कैमरा में से देख लो कि कौन है और देख लेना। अगर न्यूज रिपोर्टर्स हो तो उन्हें कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ, वहीं से बाहर भेज देना। ऐसे कहीं दरवाजा मत खोला जिसे हम लोग जानते नहीं। तो वो जाती है, जाकर कैमरा में चेक करती है तो वहाँ पर डायरेक्टर जंग खड़े होते हैं। वो कहती है डैड मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे को पहले कहीं पर देखा है। डूजन से कहता है कि कौन है, क्या कौन है, किसको हमने पहले देखा हुआ है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि इस बंदे को हमने हंटर्स ब्यूरो में देखा था, कहीं इसका नाम डायरेक्टर जंग तो नहीं है। डायरेक्टर जंग वहाँ पर वाकई में आए होते हैं। डायरेक्टर जंग अपने मैनेजर के साथ वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो हमारा ड्रैगन जो होता है यानी योंग जोंग जल्दी से दूसरे को कहता है कि चलो टेंशन हो जाओ, और दोनों वहाँ पर टेंशन होकर खड़े हो जाते हैं। डूजन दोनों से कहता है कि यहाँ पर मत खड़े रहो, चलो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ। डायरेक्टर जंग ने तुम दोनों को यहाँ पर देख लिया और उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों ड्रैगन हो, बहुत सारे हंटर्स को यहाँ पर बुलाएंगे और फिर तुम दोनों का शिकार करेंगे। फिर वो दोनों ही अंदर भाग जाते हैं ताकि जाकर वो छुप जाएं। तो उनके दोनों के अंदर चले जाने के बाद डायरेक्टर जंग अंदर आते हैं अपने मैनेजर के साथ, और अंदर आने के बाद वो ली डूजन को हेलो बोलते हैं। डूजन कहता है ये बताओ कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये थोड़ा बहुत रूड है कि हमने तुम्हारे घर का एड्रेस ऐसे निकलवा लिया और उसके बाद हम डायरेक्टली तुम्हारे घर में चले आए, पहले में परमिशन लेनी चाहिए थी। डूजन उसे कहता है कि अब जब तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर रूडली एंटर हुए हो तो अगली बार यहाँ पर मुझे बता कर आना। और इसी के साथ वो कहता है ठीक है अब अंदर आ जाओ। तो वो लोग जाकर टेबल के सीट बैठ जाते हैं। जूनियर उसके लिए चाय बनाकर लाती है और उसे कहती है चेक करें आपको पसंद आती है या नहीं। तो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि तुमने बनाई है और वहाँ मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर अनइनवाइटेड आना पड़ा। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझे बता कर आते तो मैं आपके लिए बहुत सारा खाना भी बना देती और आप यहाँ पर बैठकर हमारे साथ एंजॉय करते। वहाँ डूजन से कहता है तो डायरेक्टर जंग क्या आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पर मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी हंटर्स की टीम की तरफ से और हंटर ब्यूरो की तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा एक भी हंटर नहीं मरा, तुम्हारी कमांड की वजह से हमारा हंटर नहीं मरा और उन्होंने एस रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया। हंटर्स की बॉडी के ऊपर लगे हुए वेब कैम्स की मदद से हम लोग सारी वीडियोस को एनालाइज कर रहे थे और हमने वहाँ पर देखा कि तुम किस तरह से टीम को मैनेज कर रही हो। हमने सब कुछ देखा और हमें यहाँ पता चला कि तुम वाकई में एक बहुत ही महान और लेजेंडरी इंसान हो। डायरेक्टर अभी अपनी बात ही कार्य होता है कि हमारा डूजन से कहता है कि डायरेक्टर अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपने पब्लिक ऑफिस में भी जाना है। तो जंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं पॉइंट पर आता हूँ, और अपने मैनेजर को इशारा करते हैं। तो वो लोग उसके सामने तस्वीरें रखते हैं। ये तस्वीरें जो होती है ये उस डंजन की होती है जिस बी रैंक की डंजन के अंदर हमारा डूजन गया था यू वोन बनकर। तो उसके सामने रखते हुए कहते हैं ये वाली जो तस्वीरें हैं मैगाई गिल्ड के इमरजेंसी कैमरास के अंदर से ली गई है। ये वाली तस्वीरें किम यू वोन की है, क्या ये किम यू वोन तुम हो? डूजन सोच रहा था, लगता है कि मेरा भांडा फूट गया। वो उनसे कहता है क्या इससे कोई मसला होगा? तो डायरेक्टर जंग से कहते हैं नहीं इससे कोई भी मसला नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं करने वाले, हम तो यहाँ पर तुम्हें कुछ छोड़ देने के लिए आए हैं। तो मैनेजर अपने पास से कागज निकालता है और उसे कहता है हम तुम्हें ये देने के लिए आए हैं, चाहते हैं कि तुम एक ऑफिशियल हंटर बन जाओ, हम तुम्हें ऑफिशियल हंटर का लाइसेंस देने के लिए आए हैं। तुम्हारा डूजन कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैनेजर उसे कहता है क्या तुम एक ऑफिशियल हंटर नहीं बनना चाहते? तुम्हारा डूजन कहता है नहीं मैं एक ऑफिशियल हंटर नहीं बनना चाहता। दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं लेकिन तुमने पहले हमारी कंडीशंस तो सुन लो, हम तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। डूजन कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी फेम नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। साथ ही हमारा डूजन जो था वो शनि की तरफ देख रहा था, फिर साथ ही वो अपने म्यूरियम वर्ल्ड की बात बताता और कहता है वर्ल्ड में मेरे पास दोनों चीजें थी, मेरे पास पैसा और मेरे पास फेम दोनों थी, मेरे पास ताकत भी थी। वहाँ पर क्या था मेरे पास सब कुछ था। वर्ल्ड के अंदर मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा था, बहुत सारे साल दोबारा से रीइंकारनेट होकर वहाँ पर मैंने हजारों साल शायद गुजार दिए होंगे। और वहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ खून खराबा किया, बहुत सारे लोगों की जान ली, मेरे कपड़े और मेरे हाथ खून से लगे हुए हैं। यही सब कुछ यानी कि फेम पावर और इसके साथ साथ पैसा, ये सारी चीजें हासिल करने के लिए म्यूरियम वर्ल्ड में मैंने बहुत सारा खून बखाया। मैं लाशों के ऊपर बैठा हुआ था, लाशों के ढेर के ऊपर। मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। जब मैं सब कुछ हासिल कर चुका और मुझे म्यूरियम डीमन का नाम दे दिया गया कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका हूँ म्यूरियम वर्ल्ड में, के बाद मेरे पास मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था।
वजह से ज्यादा ताकत होना भी आपको अकेला कर देता है। यहाँ पर फेम और पैसे के लिए अपनी इस छोटी सी फैमिली को छोड़कर आपको स्कूल से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकालने वाला। तो वो उनसे कहता है कि मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे पैसा चाहिए। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि डायरेक्टर जंग, लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मुझे जरूरत है तो फिर हो सकता है कि मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। डूजुन उसे कहता है कि मेरे पब्लिक ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सी रैंक की हंटर है, तो मुझे वहाँ पर 3 कम से कम बी रैंक के हंटर्स चाहिए। अगर आप 3 बी रैंक के हंटर्स हमारे पब्लिक ऑफिस को दे सकते हैं हमारा काम पहुंचना आसान हो जाएगा और मैं आपकी ग्रेटिट्यूड को समझूंगा, और जब कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी किसी डंजन को क्लियर करने के लिए जो खतरनाक हो, तो वहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं लेकिन ये वाला मसला तो लॉज के मुताबिक ही चलने वाला है, क्योंकि कानून को फॉलो करते हुए हमें ये काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हंटर्स जो होते हैं बी रैंक या फिर इससे अबाव के जितने हंटर्स हम अपनी मर्जी से गिल्ड्स को ज्वाइन करते हैं, पब्लिक ऑफिस में इतनी सैलरी नहीं मिलती, वजह से वो पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं होंगे। तुम्हारा डूजुन कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते, आप यहाँ से जा सकते हैं। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं लेकिन इसका बेहतरीन हाल तो यही है कि तुम एक हंटर बन जाओ। जब तुम एक खुद हंटर बन जाओगे तो हम हंटर्स ब्यूरो की तरफ से बहुत सारी डंजन्स तुम्हें अलॉट करेंगे, जिससे तुम्हारे पब्लिक ऑफिस को भी काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। डूजुन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल, क्योंकि मैं पहले से गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो मुझे यहाँ पर दूसरी जॉब करना वर्जित है, मैं दूसरी जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डायरेक्टर जंग बेचारा वहाँ पर सोच रहा है कि अब क्या करूँ। तो मैनेजर उसे कहता है सर हमें यहाँ पर मिस्टर ली डूजुन की मदद चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमें लगता है कोर्स की वजह से ये सारी की सारी रिफ्ट्स यहाँ पर आसपास के एरिया में ओपन होती रहती हैं। अगर हमें यहाँ पर कोर को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर हमें ली डूजुन की मदद चाहिए होगी। डायरेक्टर मैनेजर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर और क्या करने के लिए हूँ? चाय पीने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर इसी को मनाने के लिए तो आया हूँ। डूजुन उनसे कहता है लेकिन अगर कभी कभी तुम्हें वाकई में मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, कभी तुम्हें ऐसा मुश्किल पेश आती है, हाई लेवल की कोई डंजन ओपन होती है, उस वक्त तुम मेरी मदद ले सकते हो, मेरी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में, चलो फिर ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर वादा कर दिया है तो फिर हमारे लिए इतना ही काफी है। देखना मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे पब्लिक ऑफिस को 3 बी रैंक के हंटर्स दे सकूं। के बाद युक्सू को कॉल आती है, हमारे डूजुन से कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मैंने यहाँ पर मैगी गिल्ड वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनके 3 बी रैंक के हंटर्स हमें ज्वाइन करने को तैयार हैं। इस बात से युक्सू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाकई में 3 बी रैंक के हंटर्स हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे डूजुन से कहता है सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हंटर्स ब्यूरो वालों ने हमें बी रैंक की डंजन्स को एक्सप्लोर करने की इजाजत भी दे दिया, यानी कि आज के बाद हम लोग बी रैंक के डंजन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह ये तो बहुत ही कमाल हो गया। और इनका चीफ भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है आज रात के वक्त वर्क डिनर पार्टी होगी और वो सारी मेरी तरफ से होगी। लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चीफ आगे बढ़ते हैं, युक्सू से फोन लेते हुए कहते हैं मेरे प्यारे डूजुन कब ऑफिस में आओगे, हम लोग पार्टी के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पर जाकर हम खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। डूजुन उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं एक मीटिंग करने के लिए हंटर्स ब्यूरो में आया हूँ और उसके बाद मैं जरूर वहाँ पर आऊंगा और आपके साथ बैठकर खाऊंगा। तो चीफ उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अपना काम ध्यान से करना। अब हम लोग अपने एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजुन ब्यूरोज में जाता है, हंटर ब्यूरो में जाता है डायरेक्टर जंग के साथ मीटिंग करने के लिए, और बाकी के सभी हंटर्स को पहले से बुलाया गया होता है। तुम्हारा डूजुन मीटिंग हॉल के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। उस वक्त मैनेजर उसके पास आता है और उसे कहता है अभी तुमने अपनी टीम को कॉल करके बताया कि उन्हें 3 बी रैंक के हंटर्स मिलने वाले हैं और उनका जोश सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा खुश हैं। डूजुन उसे कहता है कि हाँ तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने हमें 3 बी रैंक के हंटर्स दे दिए, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी के सभी काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। मैनेजर से कहता है तो चलो फिर ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं। तो हमारा डूजुन से कहता है हाँ क्यों नहीं। मैनेजर से बताता है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉरेन कंट्री से भी हंटर को बुलाया है, एक फॉरेन कंट्री का हंटर जो कि चाइना से यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाला है। मुझे लगता है कि इस वक्त वो एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर चुका होगा और यहीं पर से हमें उस फॉरेन हंटर को भी दिखाते हैं। फॉरेन हंटर एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करता है। एयरपोर्ट के ऊपर उतरने के बाद वो इस एरिया को देखता है और कहता है जरा देखो सही ये कंट्री कितना ज्यादा पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पर द नंबर 1 स्वर्ड एम्परर है। स्वर्ड एम्परर ने इस पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट किया हुआ, इसी वजह से ये कंट्री काफी ज्यादा पीसफुल है। यहाँ पर सभी आम जनता के लोग जो है ये सभी लोग अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही डम सा लुक लेकर कितने आराम से सड़क के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई परेशानी ही ना हो। तो ये फॉरेन हंटर जो होता है ये काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आज बड़ी आसानी के साथ नंबर 1 हंटर का रैंक भी इन लोगों से ले लूंगा, स्वर्ड एम्परर को हरा दूंगा और उसके बाद इनकी कंट्री में भी मैं नंबर 1 बन जाऊंगा।
तो नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम का दिखाया जाता है कि वो फॉरेन हंटर जो था वो मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन वो वहां पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो वहां पर ली गैंगजुन को देखने के लिए आया था, स्वर्ड एम्परर को, लेकिन स्वर्ड एम्परर वहां पर होता ही नहीं। वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है लेकिन यहाँ पर नंबर 1 हंटर गैंगजुन है ही नहीं। फॉरेन हंटर क्योंकि वहां पर अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो उसी वजह से सभी को समझ नहीं आ रही होती। वह कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हमसे क्या क्या रहा है। फॉरेन हंटर कहता है कि लगता है कि इन बेवकूफों को मेरी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ इन लोगों को मेरी समझ नहीं आएगी, मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ। उनके पास एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि ट्रांसलेशन टूल होता है, जो भी ये बात करेगा ये उनकी भाषा में बोली जाएगी। तो उसी के साथ वो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं इसको एक्टिवेट करना भूल गया था। आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के बाद अब उन सभी को भी इसकी बात की समझ आएगी। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर वैक के साथ हाथ मिलाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जैंग चियोकी है। तो जैंग वहाँ पर अपने आसपास उन सभी की तरफ एक नजर दौड़ाता है और कहता है कि हालांकि ये सभी लोग एम्परर की तरह स्ट्रॉन्गर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग कम से कम स्ट्रॉन्ग तो हैं। इसका मतलब यह है कि ली गैंगजुन के बाद ये सभी लोग इस कंट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट है और इन सभी को यहाँ पर मीटिंग में इसीलिए बुलाया गया है। तो जैंग जहाँ पर लोगों के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा था कि इन सभी से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यहीं पर उसकी नजर हमारे डूजुन के ऊपर पड़ने वाली है। तो डूजुन की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है जो कि सूट बूट में यहाँ पर बैठा हुआ है। इसे तो एक हंटर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ये कौन हो सकता है? तो किसी भी एंगल से एक ऐसे रैंक का हंटर दिखाई नहीं देता, फिर यहाँ पर इस मीटिंग में क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी पब्लिक ऑफिशियल को भी भेज दिया है। तो जैंग की कुर्सी भी वहाँ पर हमारे डूजुन के पास ही होती है। तो वहीं पर डूजुन के पास ही बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ और मेरा सारे का सारा मूड खराब हो गया इस पब्लिक ऑफिशियल को यहाँ पर देखकर। तो मिस्टर जंग उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी लोगों ने एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा ही लिया है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। जल्दी से फिर अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो उसी के साथ ही वहाँ पर मीटिंग को स्टार्ट करने के बारे में कहते हैं। तो उसी के साथ उन सभी को इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट की जाती है और कहा जाता है कि तुम सभी लोगों को कोर एरिया के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे लगता है कि कोर एरिया एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से आसपास के इलाके में डंजन्स ओपन होती हैं। ये रिफ्ट्स आसपास के इलाके में इसी वजह से ओपन होती हैं क्योंकि कोर एरिया अभी तक ओपन है। आज से ठीक 10 साल पहले एक रिफ्ट ओपन हुई थी, एक रिफ्ट जो कि ग्राउंड में थी, वो दूसरी तो कोर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, दूसरी रिफ्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी सोडाई माउंटेन के ऊपर इस तरह की एक कोर है और वो कोर एरिया जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है। तो कोर एरिया को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बेहमत गिल्ड के लोगों को वहाँ पर भेजा। बेहमत गिल्ड के जितने हंटर्स थे वो सभी लोग ली गैंगजुन स्वर्ड एम्परर के नेतृत्व में वहाँ पर गए। उन्हें कोर एरिया को क्लियर करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आज 10 साल गुजर चुके हैं। 10 साल के बाद भी वो लोग अभी तक कोर एरिया के मेन एरिया में भी एंटर नहीं हो पाए क्योंकि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोर एरिया की बाहरी दुनिया में है। 3 साल तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हम लोग उस कोर एरिया में भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोर एरिया में आगे एक एंट्रेंस आती है और इस एंट्रेंस को पार करके दूसरी तरफ जाकर इनको क्लियर करना है, बहुत से फाइट करनी है। लेकिन असल में लोग वहाँ पर कोर एरिया के करीब भी नहीं पहुंच पाते। डंजन में एंटर होने के बाद वहाँ पर एक अलग डायमेंशन होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हायर है। यहीं पर साथ साथ हमें कोर एरिया का सीन भी दिखाया जा रहा था जहाँ पर हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। बेहमत गिल्ड के लोग जो होते हैं वो ली गैंगजुन के साथ मिलकर वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स को हराने के लिए और कोर एरिया करीब जाने के लिए। एक बड़ा सा पंछी मॉन्स्टर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ली गैंगजुन अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसे रोक सके और अपने लोगों को बचा सके। लेकिन इसके बावजूद वो लोग कोर एरिया के करीब भी नहीं पहुंच पाते और वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसी के साथ ही फिर से सीन हमारा मीटिंग रूम में आ जाता है। तो मैनेजर उन सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पर वो कोर एरिया जो है वो अलग डायमेंशन में है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इस डंजन को, इस कोर एरिया को इम्पॉसिबल करार दे दिया कि ये वाला मिशन नहीं पूरा किया जा सकता, इस डंजन को क्लियर नहीं किया जा सकता, हमें यहाँ पर 100 साल ही क्यों ना लग जाएं। इसी वजह से आज हम लोगों ने दोबारा यहाँ पर मीटिंग को बुलाया है। ये मीटिंग हम लोगों ने इसलिए रखी है ताकि हम लोग यहाँ पर कोरिया से जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने पावरफुल हंटर थे, उन सभी की एक और नई टीम बनाए और उस टीम को भी वहाँ पर भेजें उस कोर एरिया में। वो लोग कोर एरिया में जाकर कोर एरिया को क्लियर कर सके और हम लोग इन रिफ्ट से अपने आप को बचा सकें। तो मिनजुकुन से कहता है कि मैनेजर मुझे एक बात बताएं कि मुझे ये बताएं कि ये मालानुआ की डंजन से इसका डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा हायर हो सकता है। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो मालानुआ के साथ से कंपैरिजन बनता ही नहीं है क्योंकि ये वाला जो डंजन है ये बहुत ज्यादा हाई क्राइसिस रेटिंग का है। मालानुआ तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो सभी हंटर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर वाकई में ऐसी बात है हम लोग तो मालानुआ को नहीं हरा सकते थे, फिर वो कोर एरिया का जो डंजन है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो मिंची उन लोगों से पूछते हैं तो मुझे ये बताओ कि मिस्टर ली डूजन भी हमारे साथ वहाँ पर डंजन को क्लियर करने के लिए जाने वाले हैं। तो डायरेक्टर जंग उसे बताते हैं कि नहीं, मिस्टर ली ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया कि वो हमारे साथ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। ये बात सुनते ही मिंजी और वैक दोनों वहाँ पर अपना सर लटकाकर बैठ जाते हैं जैसे कि वो इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो इसी के साथ ही सामने वाले हंटर रैंक को दिखाते हैं कि जैंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, हमारे डूजन की तरफ देख रहा होता है, कहता है कि मैं पहले भी कोरिया में आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने पहले कभी इस बंदे के बारे में नहीं सुना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सुना है कि कोरिया में सिर्फ एक ही नंबर
वन हंटर है जो कि ली गैंगजुन है। इस बंदे को देखकर, इस पब्लिक ऑफिशियल को देखकर इसके वहाँ पर ना जाने की वजह से दो एस रैंक के हंटर्स अपना सर लटकाकर क्यों बैठे हैं। डायरेक्टर जंग उन लोगों से कहते हैं ठीक है मीटिंग खत्म हुई, तुम सभी लोग जा सकते हो। जैसे ही हम लोग यहाँ पर बेहमद गिल्ड के लोग वापस आएंगे उसके बाद तुम सभी लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि आगे का प्लान क्या है। इसी के साथ ही जैंग उन सभी लोगों से कहता है जरा रुको। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये कमीना कौन है जिसने सूट बूट पहना हुआ है। मिंजू के सामने बैठा सोच रहा होता है, लगता है कि जैंग यहाँ पर किसी मुश्किल में पड़ने वाला है। ये यहाँ पर डूजुन के साथ पंगा ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ से डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि ये मिस्टर ली डूजुन है, ये एक पब्लिक ऑफिशियल है। ये वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम यहाँ पर एक ग्रेटर एस रैंक की रिफ्ट को क्लियर करने के लिए उसका कमांडर इन चीफ बना था और वहां पर से जिंदा सलामत सभी लोगों को बाहर लेकर आया था। ये बात सुनने के बाद जैंग भी काफी डर कहता है क्या क्या ये वाकई में कमांडर टाइप का मटेरियल है। अगर ये कमांडर है तो इसका मतलब ये है कि उस डंजन में कोर एरिया में जाने के बाद मुझे भी इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। यानी कि ये बंदा बैक साइड के ऊपर खड़ा रहेगा और उसके बाद बस हमें ऑर्डर्स देता रहेगा और हमें इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो जैंग कहता है कि अगर आप लोग इसको हमारा कमांडर इन चीफ बनाना ही चाहते हैं तो फिर मैं एक बात बता दूं, अगर इस कमांडर इन चीफ ने बाहर आकर इस बारे में कुछ भी बताया कि वहाँ पर हमारा कमांडर इन चीफ बना हुआ था और इसने शो ऑफ करने की कोशिश की तो फिर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ मार डालूंगा, क्योंकि ये एक ही थप्पड़ में मर जाएगा। तो मिंजू की बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। जैंग उसे कहता है कि तुमने जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना, मैंने जो कहा वही कहा है कि मैं इसे एक थप्पड़ में मार सकता हूँ, ये मर भी सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसके पास मुझे कोई भी हंटर्स वाली पावर महसूस नहीं हो रही। साथ ही जैंग उन सभी लोगों की भी इंसल्ट कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है, जो तुम सभी लोग यहाँ पर एक पब्लिक ऑफिशियल को अपना कमांडर बनाना चाहते हो जिसके पास पावर्स भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 41 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग के साथ यहाँ पर क्या होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि जैंग जो होता है हमारे डूजुन की इंसल्ट कर रहा होता है, वो डूजुन के सामने काफी सारी बुरी तरीके से बात कर रहा होता है और साथ ही बाकी सभी से भी कह रहा होता है कि तुम सभी के दिमाग खराब हो गए जो इस तरह के पब्लिक ऑफिशियल को अपना कमांडर बना रहे हो। इस जैसा बंदा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मारा जाए और मेरे जैसे बंदे के हाथ उसे तो एक ही पंच में मारा जाएगा। डूजुन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हारे माथे के अंदर एक होल कर सकता हूँ, तुम्हारे सर के अंदर एक होल कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर मेरा क्या ही कर लोगे। तुम्हारे डूजुन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है। तो इस बात से जैंग काफी ज्यादा हैरान भी होता है और गुस्सा भी होता है और कहता है कि ये क्या, ये बंदा आगे से मेरे पर हंस क्यों रहा है। तुम्हारे डूजुन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी इंटरनल फोर्स है, तुम्हारे पास जितना माना पावर है, इतनी माना पावर के साथ तुम मेरे सर के अंदर एक होल कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैंग गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की, और साथ ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, डूजुन को कॉलर से पकड़ता है, साथ ही अपना पंच बना लेता है डूजुन को मारने के लिए। तो जैसे वो अपने पंच में पावर को रिलीज करने के बाद हमारे डूजुन को पंच मारने लगता है, उसी वक्त मिंजी भागती हुई दोनों के बीच में आ जाती है और आकर दोनों को रोक देती है। तो जैंग मिंजी से कहता है कि यहाँ पर मसला क्या है, क्या तुम यहाँ पर इस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही हो, इसको प्रोटेक्शन के लिए तुम यहाँ पर मुझे रोक रही हो। तो मिंजी उसे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि मैंने यहाँ पर फाइट को इसलिए रुकवाया क्योंकि तुम दोनों ही एस रैंक के हो, तो इसी वजह से तुम दोनों की फाइट से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिशियल हैं, यहाँ पर नॉर्मल इंसान है। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि आम सिविलियंस को तुम दोनों की फाइट से कोई नुकसान पहुंचे। अगर तुम दोनों को यहाँ पर फाइट ही करनी है तो फिर तुम दोनों ट्रेनिंग फील्ड में जाकर फाइट कर सकते हो, जाओ जाकर ट्रेनिंग फील्ड में चेक कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो वहां पर जाकर कर सकते हो, एक एक पंच एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। बात सुनने के बाद जैंग काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है हंटर हान मिंजी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये बंदा जिसे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से ही मैं इसको मार सकता हूँ, इसकी बॉडी को दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके साथ किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर फाइट करने की जरूरत भी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत है। साथ ही वेंजर की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से रास्ता दिखाओ, हम लोग ट्रेनिंग फील्ड की तरफ जा रहे हैं। जो आगे बढ़ता है डायरेक्टर जंग से कहता है डायरेक्टर जंग अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि जंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी होने वाला है, कि जंग यहाँ पर जख्मी हो गया तो फिर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है। डायरेक्टर जंग ली डूजुन से पूछते हैं मिस्टर ली डूजुन आपको इस बात से कोई मसला तो नहीं होगा, तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं होगा। डायरेक्टर भी कहते हैं अगर इसे कोई मसला नहीं है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। तो इस बात से मेंटर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है लेकिन सर फिर से एक बार सोच लें। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि मैंने सोच लिया है, चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा डायरेक्टर जंग कहते हैं कि मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जबकि मैनेजर अभी भागता हुआ उनके पास आता है, कहता है कि सर क्या वाकई में सीरियस है। तरफ जैंग को दिखाते हैं कि जैंग कहता है कि वैसे तो मैं कमजोरों को बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं कुछ लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि उनकी जगह कहाँ पर है, कुछ लोगों को बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह के ऊपर बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम एंटर एसोसिएशन के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी का दिखाया जाता है, ये लोग अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी होती है। डायरेक्टर जंग अपने मैनेजर से कहते हैं क्या तुम बस ऐसे ही करने वाले हो,
तुम यहाँ पर जानबूझकर बार बार इस तरह की बातें किए जा रहे हो। मैंने कहा ना कि मिस्टर ली डूजुन ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये सेफ है, वो फाइट करेंगे लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जन उनसे कहता है लेकिन असल में यहाँ पर उनकी फाइट की वजह से नहीं घबरा रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग फील्ड की जो ओनर है, इस ट्रेनिंग फील्ड की जो मैनेजर है, उससे घबरा रहा हूँ। आपको पता है ना कि वो कितनी खतरनाक औरत है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेनिंग फील्ड को तोड़ दिया या फिर इसको नुकसान पहुंचाया, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ट्रेनिंग फील्ड में पहुंचने के बाद जैंग अभी भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए साथ ही मैं डूजुन के इंसल्ट किए जा रहा था। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक और प्रस्ताव रखता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगते हो और उसके बाद मेरे सामने घुटने टेक देते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पांच को यूज करूंगा और दूसरे हाथ को यूज नहीं करने वाला। जबकि मैं डूजुन से कहता है क्या तुम बस सारा दिन यहाँ पर बातें करने वाले हो या फिर मेरे पर अटैक भी करोगे। तो जैंग को इस बात से भी गुस्सा आता है। जैंग कहता है बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है, ये बंदा जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट है। पता है कि डायरेक्टर जंग या फिर बाकी के सभी लोग इस फाइट को रुकवा देंगे। जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो फिर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। डूजुन वहाँ पर बड़े आराम से खड़ा होता है, जबकि इसी के साथ ही जैंग उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसे पंच मारता है उसी के साथ ही डूजुन वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैंग उसे दूसरा पंच मारता है लेकिन डूजुन उसके दूसरे पंच को भी अवॉइड कर लेता है। इस बात से जैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये मेरे अटैक्स को इतने आसानी के साथ डॉज कैसे कर रहा है। डूजुन के ऊपर वो फिर से पंच मारता है। इस बार वो फुल पावर के साथ पंच मारता है लेकिन डूजुन फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो अब वो यहाँ पर बार बार डूजुन के ऊपर पंचेस मार रहा था और कहता है कि मेरे पंचेस को अवॉइड करना बंद करो, मैं तुम्हें एक ही पंच के साथ मार सकता हूँ। जबकि डूजुन वहाँ पर सोच रहा था लगता है कितना काफी है, चलो जल्दी से आप इसको खत्म करते हैं। और डूजुन उसके सामने से गायब हो जाता है, उसके पीछे चला जाता है। उसके पीछे जाने के बाद डूजुन अपने हाथ को उठाता है। डूजुन अपने हाथ को उठाकर उसके गर्दन के ऊपर मारने लगा है। ये देखकर वो तीनों हंटर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं प्लीज मिस्टर ली ऐसा मत करना, प्लीज मिस्टर ली इसको मारना मत, दूसरी कंट्री का फॉरेन हंटर है। डूजुन अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर हल्का सा मारता है, बिल्कुल हल्का सा मारता है, जिससे वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। डूजुन कहता है कि मैंने इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। तो हंटर जैंग जो होता है वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। डूजुन वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि आपको जाकर से उठाने की जरूरत है, बस ये बेहोश हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सीरियस इंजरीज नहीं है, मैंने इसके ऊपर ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं किया। तो मैनेजर भी भागता हुआ जाता है, जाकर हंटर जैंग को चेक करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसकी बॉडी की कोई भी हड्डी नहीं टूटी, ये बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा बस बेहोश हो गया, थोड़ी देर में उठ जाएगा। डायरेक्टर जंग जो होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। डायरेक्टर जंग के पास से डूजुन को आके गुजर जाता है, जबकि मिनजुक और बाकी के सभी हंटर्स भी यही सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, ये कोई मॉन्स्टर है या फिर इसका लेवल हमसे बहुत ज्यादा अलग है। डूजुन उन सभी लोगों से कहता है कि मेरी एक और मीटिंग है, तो इसी वजह से अब मुझे उस मीटिंग के ऊपर भी जाना होगा, तो तुम सभी लोग यहाँ पर बाकी का सब कुछ संभाल लेना। इसी में एक बार का दिखाया जाता है, एक बार का जहाँ पर ये सभी लोग जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ डूजुन में लोगों के साथ ही होता है, तो वो सभी लोग वहाँ पर बड़े आराम से बैठे पी रहे होते हैं। तो चीफ और युक्सु दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब ये लोग यहाँ पर बैठे पी रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है। एक लड़की कहती है मिस्टर डूजुन मुझे एक बात बताओ कि तुम हंटर ब्यूरोस में मीटिंग के लिए क्या करने के लिए गए थे? ऐसा दुनिया है कि वो लोग तुम्हें स्काउट करना चाहते हैं, वो तुम्हें भी हंटर के तौर पर रिक्रूट करना चाहते हैं। हाँ, डूजुन उन लोगों से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई हंटर नहीं बनने वाला, उन्हें बस मुझसे एक फेवर चाहिए था और मैंने फेवर दे दिया। चीफ को इस बात से एक सुख का सांस आता है, तो चीफ कहते हैं डूजुन प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। डूजुन कहता है क्यों नहीं, मैं आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो युक्सु यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मैगी गिल्ड के जो हंटर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर्स हैं, यानी बी रैंक के हंटर्स हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करना चाहेंगे? मैगी गिल्ड तो खुद भी एक नाउन गिल्ड है। तो चीफ भी कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ कि मैगी गिल्ड से जो हंटर्स आने वाले हैं उनमें तो बी रैंक के हंटर्स हैं और एक ए रैंक का हंटर है। तो मुझे बताओ क्या कोई ए रैंक का हंटर हमारे जैसे आम लोगों की, आम सिविलियंस की बात को मानेगा? क्या वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग हमेशा आगे से बात करेंगे और हमारी इंसल्ट कर देंगे। उन्हें हमें यहाँ पर ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है? हमारे डूजुन को यहाँ पर मैगी गिल्ड से एक और हंटर दिया गया है, यानी जुंगो को दिया गया है। तो हमारे डूजुन के पास अब चाइन और जुंगो दोनों है। तो चीफ उसे कहते हैं कि तुम इन दोनों को अच्छे से मैनेज करना और प्लीज, मुझे लगता है कि चाइन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने वाली है कि उन्हें एक नया पार्टनर मिलने वाला है। हंटर डंजन को क्लियर करने के लिए अब वो दो लोग हो जाएंगे, दो हंटर्स हो जाएंगे और आसानी से डंजन को क्लियर कर पाएंगे। सभी लोग यहाँ पर पीते और पीने के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। हमें अगले दिन सियोल सिटी हॉल का दिखाया जाता है, यानी इनके पब्लिक ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइन आती है और ये बात सुनने के बाद से ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी लोग कहते हैं मिस चाइन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही? युक्सु से कहता है कि मिस चाइन अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी टीम में एक और मेंबर बढ़ गया है? तो वो उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं मिस्टर ली डूजुन को अकेले प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पर किसी दूसरे हंटर की जरूरत नहीं है।
तो युक्सू से कहता है कि मिस चाइन तुम्हें समझने की जरूरत है, चाहे तुम कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, तुम 10 हाथों को एक हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मॉन्स्टर से सामने की तरफ से फाइट कर रही हो और पीछे से अचानक से कोई मॉन्स्टर निकल आता है और मिस्टर डूजुन के ऊपर अटैक कर देता है, तो फिर बताओ कि तुम वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी। ये बात सुनने के साथ ही मिस चाइन को झटका लगता है। मिस चाइन कहते हैं मिस्टर युक्सू ने बिल्कुल ठीक कहा, लास्ट टाइम उस हंटर वाले इंसिडेंट में यही हुआ था, एक हंटर ने मिस्टर डूजुन के गर्दन के ऊपर तलवार रख ली थी और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि हंटर्स की पार्टी बना लेना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब चाइन को पता चलता है उनके रिफ्ट मैनेजमेंट सेंटर को 3 नए हंटर्स ज्वाइन करने वाले हैं, उनमें से एक हंटर डूजुन के साथ भी जाएगा, यानी कि चाइन को एक पार्टी मेंबर मिलने वाला है। तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन जब उसे समझाया जाता है तुम चारों तरफ से नजर नहीं रख सकती, तुम्हारे लिए एक पार्टी मेंबर होना ठीक है, क्योंकि अगर डूजुन कभी खतरे में पड़ता है तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा। तो वो इस बात से समझ जाती है, लेकिन वहाँ डूजुन कहता है अगर मिस चाइन को इस बात से मसला है तो फिर हम लोग इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं और मुझे यहाँ पर दूसरा हंटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम मिस चाइन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और मिस चाइन भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। जबकि युक्सो भी उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है, अब जबकि डूजुन ने कह दिया तो फिर ठीक है, हम लोग इन्हें कोई भी दूसरा हंटर अलॉट नहीं करेंगे। डूजुन के पास सिर्फ और सिर्फ चाइन ही रहेगी। साथ ही एक ऑफिस मेंबर बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि चीफ वो लोग आ गए, मैगी गिल्ड के हंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि मैगी गिल्ड के जो हंटर्स हैं उनमें से एक ए रैंक और 2 बी रैंक के हंटर्स हैं। सभी लोग जो होते हैं ये आज से पहले किसी हाई रैंक के हंटर को हैंडल नहीं कर चुके, इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा घबराए होते हैं। वो सभी लोग कोई इस तरफ भाग रहा था, कोई इस तरफ भाग रहा था, कोई कह रहा था कि मैं चाय लेकर आता हूँ, कोई कहता है बिस्किट लेकर आता हूँ। मैनेजर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ और आकर मीटिंग करते हैं। और उसी वक्त वो तीनों सिर जोड़ लेते हैं। युक्सू और डूजुन के साथ चीफ उन लोगों से कहता है बात ठीक है कि हम सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन हम लोग उन हंटर्स के सामने ये बात जाहिर नहीं कर सकते कि हम लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। हम लोगों ने आज से पहले किसी हाई लेवल के हंटर को नहीं देखा और हैंडल किया हुआ, इसी वजह से उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। तो तुम सभी लोग नॉर्मल एक्ट करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उनके सामने दबी हुई आवाज में बात करें और उसके बाद वो हमारे सिर चढ़ जाएं। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि हम सभी लोग उनके साथ प्यार से बात करें, जरा रोब के साथ बात करना। तो कहता है चीफ तुम सबसे बेस्ट हो। हाँ ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसी के साथ ही मैगी गिल्ड के तीनों हंटर्स अंदर आते हैं। तो डोंगजुन सबसे आगे होता है और उसके साथ उसके पीछे मीरा और जोंगजुंग जो होते हैं वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो जैसे ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो चीफ सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा नर्वस तो मैं ही, और मैं सभी लोगों से कह रहा था कि तुम सभी को यहाँ पर बहुत ही के साथ बात करनी है, रोब के साथ बात करनी है। तो जैसे डोंगजुन वहाँ पर आता है, वहाँ पर आकर चीफ के सामने खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। फिर इसी के साथ ही वो कहता है क्या तुम्हारा नाम चीफ कैंग है। तो चीफ कैंग को जैसे वो बुलाता है, इसी के साथ चीफ कैंग बेचारे की तो टांगे भी कामना शुरू हो जाती हैं। उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम चीफ कैंग है। तो इसी के साथ डोंगजुन, मीरा और डोंगजुंग वो तीनों उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे हेलो बोलते हैं। इस बात से चीफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये तीनों हाई लेवल के हंटर्स हमारे सामने अपने सिर क्यों झुका रहे हैं। इस धीमी सी आवाज में डूजुन से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये मैगी गिल्ड के हंटर्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये हमारे सामने अब क्यों पेश आ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है। तुम्हारा डूजुन कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि असल में वो तीनों हंटर्स जो होते हैं वो अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो वही डरे हुए होते हैं क्योंकि डायरेक्टर जंग ने उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए होते हैं। डायरेक्टर जंग ने उनसे कहा होता है कि अगर तुम तीनों के वहां पर जाने के बाद अगर मिस्टर ली डूजुन के साथ मेरे रिलेशनशिप में कोई भी खराबी आती है, फिर हमारा रिलेशनशिप खराब होता है, तुम तीनों के वहां पर जाने के बाद तुम तीनों मरोगे, मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। डोंगजुन बेचारा स्पेशली यहाँ पर खुद से घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने हमारे डूजुन की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की थी जब पहली बार ये लोग डंजन में मिले थे। हमारे डूजुन किम जो वून बनकर गया था और वहाँ पर इसने उसको काफी ज्यादा डांटा भी था क्योंकि उसकी जान बचाना चाहता था, इसी वजह से वो बार बार उसे डांट रहा था। उसे लगा था कि ये कोई रूकी हंटर है। डोंगजुन अंदर से सोच रहा होता है कि प्लीज डूजुन इस बारे में मत सोचना, इस बारे में याद मत करना कि मैंने वहाँ पर तुम्हें कर्ज किया था, मैंने वहाँ पर तुम्हें डांटा था। हाँ डूजुन उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम तीनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। जबकि वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं नहीं सर, आपको चाय लाने के लिए क्या जरूरत है, हम लोग खुद ही चाय बना सकते हैं, हम लोग खुद चाय बनाकर खुद पी लेंगे। डूजुन कहता है क्या तुम मेरे हाथों की चाय नहीं पीना चाहते। डोंगजुन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है सर, आपके लिए मैं चाय बनाऊंगा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। डूजुन कहता है कि तुम लोग हमारे मेहमान हो और यहाँ पर चाय तो हमें तुम्हें देनी है, तो अगर तुम लोग यहाँ पर इसी तरह बिहेव करते रहोगे तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो इस बात से वो लोग बेचारे वो भी घबरा जाते हैं और कहते हैं डूजुन आपको यहाँ पर कौन सी मुश्किल होने वाली है, अगर आपको मुश्किल होने वाली है तो बताए कि अब हम लोग आगे क्या करें। तो हमारा डूजुन कहता है कि वहाँ पर जाकर टेबल पर बैठ जाओ, जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उन्हें साइन कर दो। साथ ही
वहाँ डूजुन सोच रहा होता है, लगता है कि डायरेक्टर जंग ने इन तीनों को अच्छी तरह से वार्निंग देकर भेजा है कि ली डूजुन के साथ पंगा नहीं लेना, इसी वजह से ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। तो तीनों जल्दी से जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। मिस चाइन भी वहीं पर ही बैठी होती है। तो उसी वक्त चीफ उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उनके सामने रखे जाते हैं, वो तीनों पढ़े बिना ही अपने अपने पेन निकालते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से साइन करो। चीफ उनसे कहता है जरा रुको तो सही, रुको तो सही, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी से इसके ऊपर साइन करना शुरू कर दिया, तुम इसको पढ़ने वाले नहीं हो, इसको पहले पढ़ तो लो उसके बाद साइन करना। डोंगजुन से कहता है कि हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसे साइन करने वाले हैं, हमने इसे साइन कर दिया है। जबकि युक्सु यहाँ पर माय डूजुन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? डूजुन कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन डूजुन के घर का दिखाया जाता है। माय डूजुन अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद जोंगजोंग भागता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि बॉस मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। माय डूजुन कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, इसी वजह से तुम मुझे मिस कर रहे थे, क्योंकि मैं घर आता हूँ तभी तुम्हें खाना मिलता है, क्यों ना तुम मेरे आने से पहले खाना शुरू कर लिया करो। तो जोंगजोंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज के बाद से हम लोग पहले खाना खा लिया करेंगे। लेकिन इसी के साथ जुनही आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे फादर से पहले खाना खाना चाहते हो? तो जोंगजोंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर ये सभी लोग जाकर अपनी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो जोंगजोंग बेचारा अभी भी काफी ज्यादा भूखा होता है। वो उसे कहता है कि बॉस क्या मैं खा सकता हूँ? तुम्हारा डूजुन कहता है हाँ ठीक है खा लो। इसके साथ ही फिर सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और साथ ही खाने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। तुम्हारा डूजुन कहता है मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब है। ये जोंगजोंग के बारे में बात कर रहा था, वो कहता है कि या तो ये तो बहुत ज्यादा अजीब है या फिर वो बहुत ज्यादा अजीब है। कार्सेल वहाँ पर नीचे बैठा होता है और डोगी वाले फूड को खा रहा होता है। डोगी के लिए जो खाना होता है, डोगी वाली जो प्लेट होती है उसी में बैठकर नीचे खा रहा होता है, जबकि जोंगजोंग जो होता है इनके साथ टेबल के ऊपर बैठकर इनका खाना खा रहा होता है। तो जोंगजोंग उसे कहता है कि बॉस यहाँ पर सोचने की वाली कौन सी बात है, वो देखो वो कुत्ते की तरह बैठकर खाना खा रहा है, हालांकि वो एक ड्रैगन है, उसके ड्रैगन राइट्स नहीं है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अजीब है और मैं नॉर्मल हूँ। साथ ही जुनियर से कहती है कि डैड मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप कल फ्री हैं तो क्या आप कल मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि कल एक फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल में फादर्स को भी बुलाया गया है, अपने फादर या फिर फैमिली के किसी मेंबर को लेकर जाना होगा। डूजुन उसे कहता है कि तुम लोग ये फेस्टिवल कहाँ पर करने वाले हो, मुझे सोचना पड़ेगा क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ या नहीं। फिर साथ ही जूनियर से कहती है कि अच्छा ठीक है सॉरी डैड, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि कल तो वीक डे यानी कि आपको काम करना होगा और आपको ऑफिस जाना होगा। 10 बजे वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते मेरी क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए और मेरे साथ वहाँ पर इस फेस्टिवल में। डूजुन उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जूनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फादर मैं रेडी हो जाऊँ, फिर हम लोग कल 10 बजे वहाँ पर मिलेंगे। इस बार स्पेशल बात यह है कि उन लोगों ने कहा है कि इस बार की जो ऑब्जर्वेशन क्लास होने वाली है, ये क्लास एक खाली रिफ्ट के अंदर होने वाली है, एक एस रैंक की रिफ्ट जो कि कुछ हफ्ते पहले अपीयर हुई थी। रिफ्ट मालानुआ क्योंकि अब खाली हो चुकी है, तो वहाँ पर ये वाला ऑब्जर्वेशन फेस्टिवल होने वाला है। तो जोंगजोंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जबकि हमारे डूजुन से कहता है कि जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तब बोला मत करो, तुम यहाँ पर आसपास खाना फेंक रहे हो। इसने में अगले दिन का दिखाते हैं उसी एस रैंक की डंजन का, डंजन मालानुआ का, जिसके अंदर अब मॉन्स्टर्स तो मर चुके हैं। मालानुआ खत्म होने के बाद डंजन अभी यहीं पर थी, तो इस डंजन के अंदर उन्होंने ये फेस्टिवल रखा होता है। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी होती है। हमारे डूजुन, कार्सेल और जोंगजोंग दोनों को भी साथ लेकर आया होता है। जुनही वहाँ पर उनके लिए खाना खरीद रही होती है, वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जुनही वहाँ पर उनके लिए कुछ स्वीट खरीदती है, तो जोंगजोंग को देती है, तो वो तो खाना शुरू कर देता है, लेकिन कार्सेल मना कर देती है। जुनही उसे कहती है कि ये क्या कार्सेल तुम ये क्यों नहीं ले रही? तो कार्सेल उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ खाना चाहिए, आपने मुझे जो कुछ दिया वो काफी है, मैं एक ड्रैगन हूँ और मुझे यहाँ पर इस तरह का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी आदत हो जाएगी। डूजुन उसकी बात सुनने के बाद जोंगजोंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है जरा देखो तो सही, लगता है कि जुनही ने इस जोंगजोंग को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, ये जो मर्जी खा जाता है, यानी मीठा और तीखा दोनों खा जाता है। ड्रैगन्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वरना उन्हें हमारे खाने की आदत हो जाएगी। ठीक है, साथ एक पब्लिक ऑफिशियल ऊपर खड़ा होता है और उन सभी से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी बच्चे मेरी बात पर ध्यान दो। हमारी मालानुआ डंजन, ये मालानुआ के क्लियर होने के बाद उसके बाद डंजन यहीं पर थी, तो इसे एक ट्रेनिंग साइट बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पर तुम लोग काफी अच्छे से माना की ट्रेनिंग कर सकते हो। बच्चों को यहाँ पर क्या करना होगा, सभी बच्चों को यहाँ पर मैप के टुकड़ों को ढूंढना होगा। हमने मैप के टुकड़े करके आसपास के एरिया में छुपा दिए हैं, आपको उन सभी टुकड़ों को ढूंढना है और वहाँ पर सेंटर एरिया में एक ट्रॉफी कप पड़ा हुआ है, आपको उन सभी टुकड़ों को ट्रॉफी कप के अंदर डालना होगा। अब क्या आप सभी के फादर या फिर आपकी फैमिली के जो मेंबर्स आए हुए हैं वो सभी लोग यहीं पर ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर खड़े होकर अपने बच्चों को काम करता हुआ देखेंगे। तो जब भी कभी ये लोग रिफ्ट में जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होता है, वहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल क्वेस्ट जरूर स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन सभी को बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने मैप के टुकड़ों को छुपा दिया और सभी बच्चों को मैप के टुकड़ों को ढूंढकर सामने रखे हुए सेंटर में पड़े हुए गॉबलेट ट्रॉफी के अंदर डालना होगा। साथ ही फादर्स जो है वो यहीं पर ऊपर खड़े रहेंगे और उन सभी को भी यहाँ पर असिस्टेंट बीट दिए जाएंगे। तो हमारा डूजन असिस्टेंट बीट को लेने के बाद कहता है कि ये क्या चीज है। तो न्यूज़ से बताती है कि असिस्टेंट बीट की मदद से हम लोग चीजों को ढूंढते हैं, की मदद से हम लोग खोई हुई चीजों को ढूंढ सकते हैं और साथ ही इसकी शेप को भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप इसमें माना इंसर्ट करेंगे तो आप इसकी मदद से कोई वेपन भी बना सकते हैं। तरह होने की सूरत में हम लोग इसको वेपन के तौर पर भी यूज कर पाएंगे। तो वहाँ पर जुनिया अपने आप को वहाँ पर अपने बीट को वहाँ पर चेंज करती है तो एक रेड कलर का पिस्टल बन जाता है। साथ ही जुनिया से कहते हैं कि जितना ज्यादा इसका कलर होगा उतनी ज्यादा हम लोग कलर के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं और इसका लेवल बता सकते हैं कि आपके पास कितनी माना की पावर है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। डूजन जब उस क्रिस्टल बॉल के अंदर अपनी पावर्स को इंसर्ट करता है अपनी माना पावर को, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये देखने के बाद जुनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि फादर जी तुमने कैसे कर दिया, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट कलर था वो तो पर्पल था, ये यहाँ पर ब्लैक कलर में कैसे चेंज हो गया। तुम्हारा डूजन कहता है कि मुझे कैसे पता होगा और इसी के साथ ही वहाँ पर उसको एक नाइफ बना लेता है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी इसको ब्लैक कलर में चेंज होता हुआ नहीं देखा। साथ ही वो अनाउंसर जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम सभी लोगों को अब यहाँ पर से निकलना होगा, जाकर उस पेपर को ढूंढना होगा, यानी नक्शे के टुकड़ों को ढूंढना होगा। अपने डैड से कहती है ठीक है डैड, फिर मैं वहाँ पर नीचे जा रही हूँ, जाकर नक्शे के टुकड़ों को ढूंढने वाली हूँ, आप ऊपर से खड़े होकर सब कुछ देखते रहना। तुम्हारा डूजन कहता है क्यों नहीं। फिर साथ ही मैं डूजन को वहाँ पर एक जबरदस्त झटका लगता है। मैं डूजन कहता है अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई है उस ओपन एरिया से, वहाँ पर जहाँ पर ये सारे बच्चे जाकर पेपर्स को ढूंढने वाले हैं। डूजन वहाँ पर सेंटर में रखे हुए उस गॉबलेट की तरफ देखता है, यानी कि उस ट्रॉफी की तरफ देखता है, उस कप की तरफ देखता है, जो भी आप इसे कह लें, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या वाकई में इसके अंदर से ये सारी एनर्जी निकल रही है। डूजन कहता है चलो फिर इसको चेक करके देखते हैं। तो वहीं पर खड़े खड़े मां डूजन अपनी माना की एक एनर्जी बीम को उसकी तरफ फेंकता है। एनर्जी बीम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, जाकर उस कप के साथ टकराती है। वो कप के साथ टकराती है वो कप उसे ब्लॉक कर लेता है, सॉरी ऑब्जर्व कर लेता है। तो जैसे वो कप उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से और भी बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। डूजन कहता है कि ये क्या, इसने मेरी की पावर को ऑब्जर्व कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सभी फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सभी लोग अपने अपने बच्चों को पुकारे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अचानक से क्या हो गया है। सभी फादर जल्दी से भागते हुए अनाउंसर के पास चले जाते हैं और टीचर्स के पास चले जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए क्यों, हमारे बच्चों को तुमने खतरे में डाल दिया, तुम लोग एक डंजन के अंदर हमारे बच्चों को लेकर क्यों आए हो, जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और तुमने यहाँ पर हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया है। तो टीचर उनसे कह रहे थे प्लीज शांत हो जाए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लोगों ने पहले भी इस एरिया को काफी बार चेक किया है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है, वो अर्थक्वेक जो होता है वो रुक जाता है और उस कप के अंदर से एनर्जी निकलना रुक जाती है। तो वो सभी फादर्स कहते हैं कि रुक गया, चलो ठीक है फिर हम लोग अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, लेकिन अगली बार हम लोग अपने बच्चों को किसी रिफ्ट के अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ हमारा डूजन सोच रहा होता है कि मैंने अपनी की पावर से उसके ऊपर अटैक किया और उसका अपने मेरी की पावर को ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकली थी। मतलब यह है कि मेरी की वजह से वो एक्टिवेट हो गया है। तो क्या वाकई में इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, लेकिन इस कप के अंदर से जो एनर्जी निकलती जा रही है वो लम्हा लम्हा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, यानी कि पावरफुल होती जा रही है। तो हमारा डूजन अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है कि नरगिस तुम्हें देख रही है। जो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और नरगिस के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है। तो सेंटर एरिया के दरमियान में जो कप पड़ा हुआ है उसके पास जाओ तो वहाँ पर एक स्पेशल क्वेस्ट ओपन हो जाएगी। डूजन को बताया जा रहा था नरगिस जो है वो स्कोर एरिया की एक गार्डियन है और एरिया के अंदर बहुत सारे ट्रायल एरियाज हैं। उन ट्रायल एरियाज में से एक ही गार्डियन कभी नरगिस हुआ करती थी, लेकिन नरगिस ने रूल्स को तोड़ा, जिसकी वजह से नरगिस को यहाँ पर इस कप के अंदर सील कर दिया गया, इस डंजन के अंदर सील किया गया है। तो वहाँ पर जाकर नरगिस को आजाद करते हो तो तुम्हें वहाँ पर उसके पास एक टिकट मिलेगा, एक टिकट जो कि तुम्हें कोर एरिया के अंदर एंटर करवा सकता है, क्योंकि कोर एरिया के अंदर जाकर एंट्रेंस हासिल करना उस टिकट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डूजन सोच रहा था कि वाकई में इस गॉबलेट का ताल्लुक सेंटर एरिया के साथ हो सकता है, यानी कोर एरिया के साथ हो सकता है, कोर डंजन, जहाँ पर सभी लोग जाकर कोर एरिया के अंदर जाकर सेंटर एरिया में एंटर भी नहीं हो पा रहे। तो इसका एक मतलब ये भी है कि बेहमत गिल्ड के जो लोग हैं पिछले 10 साल से उस कोर एरिया में जाकर उसके अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एंटर क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके पास की नहीं थी और एरिया को ओपन करने के लिए की जरूरत पड़ती है, तभी वो लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। यहीं पर साइड का सीन दिखाते हैं कि सभी पेरेंट्स फिर से वहाँ पर टीचर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से वापस लेकर आओ, ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक और किसी वक्त भी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर अपीयर हो सकता है, हमें अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाना है और अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो हम लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, तुम हमारे बच्चों को यहाँ पर खतरे में डाल रहे हो। तो हमारा डोजोंग उन सभी की बातें सुन रहा था और कहता जरा देखो तो ये सभी लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ बड़ा तो था ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था और ये सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और हमारा डूजन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर नरगिस उसके अंदर से बाहर निकल आती है उस कप के अंदर से, तो यहाँ पर वो चैलेंजर्स को अनाइलेट कर देती है, क्योंकि ये गार्डियंस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। गार्डियंस का काम ही ये होता है कि उन्हें दूसरे चैलेंजर्स को मारना होता है ताकि वो चैलेंजर्स कोर एरिया
एरिया के अंदर एंटर ना हो सके। तो मुझे ये कोशिश करनी है कि वो गार्डियन जो है, ये नेर्गस जो है, वो उस कप के अंदर से तब बाहर ना निकले जब जूनी और बाकी के बच्चे यहाँ पर हैं। तो डूजून कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे यहाँ पर खुद ही जाकर सब कुछ करना होगा। मुझे जाकर वहाँ पर मैप के टुकड़ों को ढूंढना होगा ताकि वो मैप के टुकड़े मैं अपने पास रख लूं और बच्चों को मैप के टुकड़े ना मिले, वो लोग उसको एक्टिवेट ना कर दें। अगर उन लोगों ने कप को एक्टिवेट कर दिया तो इस तरह तो कप एक्टिवेट हो जाएगा और नेर्गस आजाद हो जाएगी। डूजून जोंगजोंग से कहता है कि जोंगजोंग क्या तुम जूनी को देख पा रहे हो, को कहाँ पर है? वो कहता है ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ। तुम्हारा डूजून कहता है जाओ जाकर उसके पास ही रहना और उसके साथ रहना और उसे फॉलो करना। तो कहता है ठीक है सर, मैं और कार्सिल हम दोनों उसी तरफ जाते जहाँ पर जूनी है। तो वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, जबकि हमारा जोंगजोंग अभी यही सोच रहा था कि अभी मुझे खाने का मौका मिल गया है, जूनी को बचाने के बहाने, जूनी के पास जाने के बहाने यहाँ से निकलूंगा, लेकिन जाकर खाना खाऊंगा। पहले तो खाना खाऊंगा, उसके बाद वहाँ पर जाऊंगा। जबकि कार्सेल उसे कहता है लिटिल मास्टर, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें जूनी के पास जाना है, हमारी जंग में इस वक्त खतरे में हो सकती है। जोंगजोंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग जूनी के पास जाएंगे, इतनी देर में वो कोई मुश्किल में नहीं पड़ने वाली। जबकि हमारा डूजून अपने उस क्रिस्टल बॉल को हाथ में पकड़ता और कहता है कि मुझे पता है कि जोंगजोंग क्या करने वाला है, पहले खाना खाने के लिए जाएगा, उसके बाद जूनी के पास जाएगा। लेकिन इस बात से भी ज्यादा मसला नहीं है, मैं इस क्रिस्टल बॉल को अपने पास रखता हूँ और इसके साथ जाकर उन टुकड़ों को ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि इसकी मदद से हम लोग उन टुकड़ों को ढूंढ सकते हैं। कि हमारी जूनी का सीन भी दिखाता है कि जूनी अपने क्रिस्टल बॉल को लेकर आगे की तरफ बढ़ी होती है और कहती है अपने डैड के सामने अपनी एम्बैरेसिंग साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती कि मुझे यहाँ पर एक भी टुकड़ा नहीं मिला। एक तकरीबन 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक मुझे एक मैप टुकड़ा नहीं मिला, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। उसी वक्त उसका क्रिस्टल बॉल चमकता, वो कहती है लगता है कि यहाँ पर कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो वो भागती हुई जल्दी से झाड़ियों के अंदर चली जाती है। वो झाड़ियों के अंदर जाकर ढूंढती है तो वहाँ पर उसे एक हड्डी मिलती है। वो कहती है नहीं, ये तो मैप का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक हड्डी है। तो फिर साथ उसे पीछे से आवाज आती है जैसे कि उसके पीछे कोई होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कौन है जहाँ पर? तो उसके पीछे जो होती है, तो ली जुनजो वहाँ पर घास के अंदर से बाहर निकलती है, झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलती है और कहती है स्योर जुनी, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम वहाँ पर बैठी हुई क्यों? क्या तुम जख्मी हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारी जुनियो से कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पर मैप के टुकड़ों को ढूंढ रही थी, मुझे कोई चोट नहीं लगी। फिर साथ ही उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कहीं ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हो जिसकी वजह से तुम ये पूछ रही हो? तो ली जुनजो से कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगी, बस इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर हर्ट होगे तो फिर तुम्हारे डैड इस बात से काफी ज्यादा हर्ट होंगे, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ऐसे भी एलिट्स का काम होता है कमजोर लोगों के ऊपर नजर रखना और उनकी हिफाजत करना। हमारी जुनी के साथ चिल्ला चिल्लाकर बात ही कारी होती है, किसी के साथ ही दोनों ड्रैगन उसी तरफ आ रहे होते हैं, तो वो लोग उस तरफ आ रहे होते हैं तो उनकी पावर्स रिलीज हो रही होती है। इनका माना रिलीज होते हुए देखकर जुंजा कहती है ये क्या है, कोई बहुत ही पावरफुल चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, बहुत ही ओमिनियस चीज है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही डार्क कोरा निकल रहा है। तो जो होती है वो जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर होती है, जुनी को नीचे झुका देती है और अपनी माना गन के साथ उनके ऊपर अटैक कर देती है। सामने की तरफ गोलियां चलाना स्टार्ट करती है, वो दोनों के ऊपर गोलियां चला रही होती है। तो उसके सामने दोनों ड्रैगन कार्सेल और जोंगजोंग होते हैं, लेकिन उसकी गोलियां जो होती हैं वो उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। जोंगजोंग कहता है, जोंगजोंग अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि जी क्या लगता है किसी इंसेक्ट ने मुझे काटा है, किसी कीड़े ने मुझे काटा होगा। तो जुनी क्योंकि वहाँ पर नीचे गिरी होती है, जुंजा ने उसे नीचे की तरफ गिराया था, तो इसी वजह से हमारा जोंगजोंग होता है वो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम काले बाल हुआ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी यंग मिस के साथ ये सब कुछ करने की? जुनी को हर्ट किया है, उसे भूली किया है, तो अब हम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो अपना प्रेशर रिलीज करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से जुंजा वहीं पर नीचे गिर जाती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहते हैं क्या ये किस किस्म की एनर्जी है, तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 44 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हम सब लोग म्यूरन डीमन के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जोंगजोंग और उसके साथ कार्सेल दोनों अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से युंजा ग्राउंड के ऊपर घिर जाती है और कहती है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। वो दोनों बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं यूनी को नीचे गिरा हुआ देखकर, तो इसी वजह से यूनी आगे बढ़ते हो जाकर जोंगजोंग से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से रुक जाओ, वो मेरी दोस्त है। तो जोंगजोंग कहता है क्या वाकई में तुम्हारी दोस्त है? तो यूनी से कहती है हाँ ये मेरी दोस्त है, तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम इस लड़की ने तुम्हें कितनी अच्छी तरह से ट्रीट किया था, क्या तुम भूल गए हो? तो जोंगजोंग कहता है कि हाँ मुझे याद है, लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। यूनी से कहती है अच्छा ठीक है अब जल्दी से जाओ जाकर जुंजो से माफी मांगो। तो जोंगजोंग कहता है नहीं मैं जाकर जुंजो से माफी क्यों मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यूनी से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है तुम्हें कार्सेल की तरह कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें डॉगी का खाना खाना पड़ेगा, इसी वजह से जल्दी से जाओ जाकर माफी मांग लो। तो जोंगजोंग कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जुंजो से कहता है जुंजो सिस्टर मुझे माफ कर देना, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, बॉस को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। तो जुंजो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। कार्सेल भी आगे बढ़ता
और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले सिचुएशन के बारे में जान लेना चाहिए था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और मैं इसी तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो जोंग कारसेल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है कि तुम हम कुछ बहुत ही ज्यादा समझदार बन रही हो कि मैं जूनियर से कहती है कि जोंग इसके साथ गुस्सा करना बंद करो वरना मैं वाकई में तुम्हें रात को डिनर बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो जोंग वहाँ पर फिर से चलाना शुरू कर देता है। जुनजो दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। जुनजो कहती है जरा देखो तो जूनियर यहाँ पर इन दोनों ड्रैगन्स को, दोनों खतरनाक ड्रैगन्स और इन दोनों को यहाँ पर किस तरह पेट्स की तरह ट्रीट कर रही है। इसी के साथ ही हमारा डूजुन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। डूजुन वहाँ पर पहुंचता है, जुनजो से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और हमारे डूजुन की तरफ देखते हैं। चलिए जोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारा डूजुन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सभी लोग यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे बताओ तो सही। बेचारा जोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अगर मास्टर को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर लेट पहुंचे हैं तो मास्टर तो फिर भी मुझे मारेंगे, और उसके बाद अगर मास्टर को ये पता चल गया कि मैंने जूनियर के दोस्त के ऊपर अटैक किया तो मास्टर फिर भी मुझे मारेंगे। तो मतलब चाहिए है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, मास्टर मुझे मार डालेंगे। जोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन हमारे डूजुन को तो सब कुछ पहले से पता होता है। तुम्हारा डूजुन जूनियर से पूछता है मुझे ये बताओ कि जोंग तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, मैंने तुम्हें इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भेजा था। जोंग जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर जूनियर का मुंह बंद करवाता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा हूँ। फिर साथ ही भागता हुआ जाता है, जुंजा का हाथ पकड़ता है, अपने सर के ऊपर रखते हुए कहता है देखो तो सही मैं यहाँ पर जूनियर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और साथ ही इस लड़की जुंजा जो कि उसकी दोस्त है इसके साथ भी अच्छे से पेश आ रहा हूँ। जुंजा भी उसका साथ देती है उसकी नौटंकी में और साथ उसको गले से लगाकर हिलाना शुरू कर देती है। डूजुन से कहता है कि जुंजा प्लीज हमारे इन दोस्तों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, हमारे बहुत अच्छे पेट्स हैं। तो हमारे डूजुन ने यहाँ पर काफी सारे मैप के टुकड़े ढूंढ लिए होते हैं। यहाँ पर टोटल 64 पीसेज होते हैं जो कि मिसिंग होते हैं और हमारे डूजुन ने सारे के सारे ढूंढ लिए होते हैं। तो हमारा डूजुन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 64 पीसेज मिसिंग थे, वो सारे के सारे मैंने ढूंढ लिए हैं, बस इनकी क्लास खत्म होने की देर है, उसके बाद रात के वक्त में यहाँ पर आऊंगा और आकर इस काम को एक्टिवेट करूंगा। तो डूजुन उनके पास आता है और जूनियर से कहता है कि जूनियर चलो छोड़ो अब इन सभी बातों को, चलो जल्दी से टुकड़े इकट्ठे करो क्योंकि हमें जल्दी से वापस जाना होगा, टाइम खत्म होने वाला है। तो जूनियर कहती है डैड प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर एक भी पीस नहीं ढूंढ पाई, मुझे मैप का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। तो जूनियर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगली बार बहुत अच्छा काम करोगे, चलो यहाँ से चलते हैं। साथ ही वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। काम खत्म होने के बाद ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद हमारा डूजुन कहता है जूनियर मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। जोंग और कारसेल दोनों वहीं पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तो जूनियर से कहती है जहाँ पर अभी तो 10 बजे है, रात के वक्त 10 बजे के बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा डूजुन कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। जूनियर से कहती है कि डैड प्लीज इस वक्त बाहर मत जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आज रात ना जाओ, आज रात यहीं पर रुक जाओ। क्योंकि जोंग और कारसेल दोनों यहाँ पर बैठकर एक ड्रामनी मूवी देख रहे होते हैं, वो एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। तुम्हारा डूजुन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह की हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए, तुम रात के वक्त हॉरर मूवीज देख रही हो तो फिर बाद में तुम्हें डर ही लगेगा ना। ऐसे वहाँ पर भूत कुएं के अंदर से बाहर निकलता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। स्पेशली हमारी जूनियर जो होती है वो बहुत ज्यादा डर होती है, लेकिन जोंग यहाँ पर नौटंकी कर रहा होता है। तो जोंग जो होता है वो भी हमारे डूजुन के पाँव के साथ आकर चिपक जाता है। तो वो दोनों से कहते हैं कि मास्टर प्लीज मत जाओ, वहाँ से आज रात मत जाओ। डूजुन आगे बढ़ता है, जोंग से कहता है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस बात से डर रहे हो, हॉरर मूवी देखकर तुम्हें डर क्यों लगेगा। से वो से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, बाहर बारिश भी हो रही होती है। डूजुन जोंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर झूठ बोला इसी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी और सजा के तौर पर तुम मेरे साथ बाहर चलने वाले हो, तुम मेरे साथ जाओगे। जोंग से कहता है लेकिन मास्टर बाहर तो बारिश हो रही है, क्यों तुम मुझे गीला करवाना चाहते हो, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारा डूजुन कहता है नहीं बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, तुम यहीं पर घर पर ही रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो जूनियर से कहते हैं कि तुम कितनी जल्दी वापस आ जाओगे। तुम्हारा डूजुन कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जूनियर से कहते हैं नहीं 1 घंटा बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारा डूजुन कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, ठीक है मैं 30 मिनट में वापस आने की कोशिश करूंगा। तो जोंग हमारे डूजुन से कहता है कि यहाँ पर 1 घंटे का रास्ता तुम 30 मिनट में कैसे कवर करोगे और 30 मिनट में काम खत्म करके वापस कैसे आओगे। उस गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है जोंग क्या तुम अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद करोगे, फादर ने कहा ना कि वो 30 मिनट में वापस आएंगे, तो अब यहाँ पर तुम्हें 30 मिनट में वापस आना पड़ेगा। डूजुन उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी काम खत्म होगा मैं उतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो कारसेल से कहता है कारसेल जूनियर का ध्यान रखना, वो दोनों वहीं पर होते हैं। डूजुन जोंग को अपने साथ लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि जूनियर और कारसेल दोनों वहीं पर होते हैं। फिर साथ ही वो दोनों वहीं पर बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा कारसेल सोच रहा होता है तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कोई दूसरा चैनल देख सकते हो, तुम्हें ये खतरनाक और डरावनी मूवी देखने की जरूरत ही क्या है। बाहर बारिश हो रही होती है, हमारा डूजुन जो होता है वो भागता हुआ जा रहा था, जोंग को भी उठा रखा होता है। जोंग कहता है कि मैं उड़कर जाऊंगा तो मैं तुम्हें 10 मिनट में वहां पर पहुंचा सकता हूँ, तुम यहाँ पर इस तरह भाग कर क्यों जा रहे हो। तुम्हारा डूजुन कहता है कि इस तरह ज्यादा फास्टर है, यहाँ पर किसी बड़े ड्रैगन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए कि मैं ड्रैगन के ऊपर जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पर नहीं बैठूंगा। जोंग रास्ते में से कहता है कि मास्टर ये तो बताओ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारा डूजुन कहता है कि हम लोग उसी रिफ्ट में जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग दिन पर गए थे। यहाँ पर उस रंजन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर
मॉन्स्टर है जिसे मुझे टेक केयर करना है, मुझे उस मॉन्स्टर से निमटना होगा। डूजन उसे कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर डंजन में जाकर उसको क्लियर करना होगा, उस मॉन्स्टर को मारना होगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। नहीं बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसी वजह से मुझे 5 मिनट में ये काम खत्म करना है। नेक्स्ट सीन में रिफ्ट के अंदर का दिखाया जाता है। रिफ्ट के अंदर जाने के बाद हमारा जोंग कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, फूड स्टॉल्स भी यहाँ पर से खत्म हो गए, सभी लोग जा चुके हैं। तो वहाँ पर हालांकि बाहर रात होती है और बारिश भी हो रही है, लेकिन रिफ्ट के अंदर का माहौल काफी ज्यादा अलग होता है। डूजन सीधा उस कप के पास जाता है। डूजन कहता है कि हमें इस कप के पास ही जाना है। जोंग उसे कहता है लेकिन बॉस मुझे तो यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही। तुम्हारा डूजन कहता है बस इंतजार करो। अपने पास से सभी पेपर्स को निकालता है, वो सभी टुकड़ों को निकालता है और सभी टुकड़ों को उस कप के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो सभी टुकड़ों को उस कप के अंदर डालता है तो उसी वक्त उसके अंदर से ओमनी सोरा निकलना शुरू हो जाता है। अब जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर से हिलना शुरू हो जाता है और इसी के साथ वो ग्राउंड के अंदर धंस जाता है और इसी के साथ वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है। तो जोंग हमारे डूजन से कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मूवी की तरह इंटरेस्ट सीन है जहाँ पर एक भूत एंट्री मारता है, बस इस गड्ढे के अंदर से अगर लाइट निकलेगी तो फिर को बिल्कुल वैसे ही मूवी वाला सीन हो जाएगा। और इसी के साथ उस गड्ढे के अंदर से लाइट निकलना शुरू हो जाती है और उसी लाइट के अंदर से एक फेरी बाहर निकलती है। फेरी बाहर निकलने के बाद अपनी आंखें खोलती है, हमारे डूजन से कहती है तो ये तुम हो जिसने मुझे यहाँ पर से आजाद करवाया, तुमने मुझे सील से बाहर निकाला है। इसी का नाम नरगिस होता है। तो नरगिस उसे कहती है अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे सील से बाहर निकाला है तो मैं सेंट्रल कोर एरिया के ट्यूटोरियल के एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेना होगा और देखना होगा क्या तुम वाकई में कोर एरिया में जाने के लायक हो या नहीं, उसके बाद ही तुम्हें सेंट्रल एरिया की मिल सकती है। डूजन से बात कर रही होती है, बीच में जोंग बोल पड़ता है और उसे कहता है कि तुम हो क्या। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात को बीच में काटने की, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक ड्रैगन हो, मैंने तो सुना था कि सारे के सारे ड्रैगन्स मर चुके हैं, फिर तुम यहाँ पर कैसे हो। जोंग भी उसे कहता है कि ये क्या बकवास की जा रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। जोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर तुमने कहा था ना कि इस मॉन्स्टर को पकड़ना है, तो अगर मैंने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो हम लोग जल्दी से वापस जा सकते हैं ना। तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि नरगिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर साथ ही उसे कहती है रुको रुको, मुझे बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम तो एक बहुत ही महान ट्राइब से ड्रैगन ट्राइब से जो कि सेंट्रल एरिया में पैदा हुए थे, सेंट्रल एरिया से आए हुए ड्रैगन, और तुम एक ड्रैगन किंग हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक इंसान की बातें क्यों मान रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरम डीमन के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डूजन जोंग को अपने साथ लेकर उस डंजन के अंदर वापस जाता है और जाकर उस कप को एक्टिवेट करता है, तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और साथ ही उसके अंदर से एक फेरी निकलती है। फेरी जोंग को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रही होती है और उसे कहती है तुम तो ड्रैगन किंग हो और तुम यहाँ पर एक इंसान की बातें क्यों सुन रहे हो। क्योंकि जोंग जो होता है वो आगे बढ़कर उसको पकड़ने लगता है क्योंकि उसे जल्दी से वापस घर जाना होता है। जोंग उस फेरी नरगिस से कहता है कि इस बात का इससे क्या ताल्लुक है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ, मैं ड्रैगन किंग हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलता है। ड्रैगन किंग होने का मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छा खाना खाने को मिलता है, एक केव के अंदर फंसे रहना है, सिर्फ और सिर्फ यही ड्रैगन किंग होना नहीं होता। ड्रैगन किंग होने से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर हूँ और मास्टर की बात सुनता हूँ। ये मेरे सुप्रीम मास्टर हैं। डूजन के एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में उसका वो ऑर्ब होता है जिसको वो वेपन की शेप में चेंज कर सकता है। तुम्हारा डूजन से कहता है कि नरगिस अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कह डालो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें खत्म करके जल्दी से वापस जाना चाहता हूँ। साथ उसके हाथ में जो क्रिस्टल ऑर्ब होता है वो उसकी शेप को चेंज करता है ताकि उसके साथ एक वेपन बना सके, और इसी के साथ ही वो एक बड़ी सी तलवार बना लेता है। तुम्हारे डूजन की तलवार जो होती है ब्लैक कलर की तलवार होती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। देखने के बाद नरगिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है रुको रुको, एक सेकंड रुको जरा, अगर तुम मुझे मार डालते हो तो फिर तुम कभी भी सेंटर एरिया में बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। सेंटर एरिया एक बहुत ही खास एरिया है, वहाँ पर ट्यूटोरियल जोन्स है, यानी कि हर एक मोड के ऊपर हर एक लेवल के ऊपर ट्यूटोरियल है। पास करने के बाद तुम्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। तो डूजन से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम उस जगह के साथ कैसे जुड़ी हुई हो। तो नरगिस उसे कहती है क्योंकि मैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालते हो तो तुम कभी भी कोर एरिया में नीचे नहीं जा पाओगे, नीचे वाले लेवल्स के ऊपर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा मेरे मरने के बाद। क्या अब तुम समझो कि मेरे यहाँ पर होने की इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैं कितनी ज्यादा खास हूँ। तुम्हारा डूजन से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहती हो या फिर मर जाती हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एंट्रेंस टिकट की जरूरत है। अगर तुम अपना एंट्रेंस टिकट हमें दे देती हो तो उसके बाद तुम जिंदा रहो या मर जाओ, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग उस एंट्रेंस टिकट की मदद से कोर एरिया के अंदर जा सकते हैं। इस बात से वो बेचारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर साथ ही उसके सामने आकर अपने घुटने टेक देती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि सर सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपके सामने अपना सर झुकाती हूँ और माफी की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने बहुत ही एरोगेंटली बात कर रही थी। आदमी अपने पास से अपना टिकट भी निकाल देती है, क्योंकि उसने हमारे डूजन को एक्नॉलेज कर लिया, तो इसी वजह से उसका टिकट जो था अपने आप बाहर निकल आता है। तुम्हारा डूजन कहता है कि ये क्या चीज है, जबकि हमारे जोंग के मुंह से लाल टपक रही होती है। जोंग कहता लगता है कुछ खाने वाली चीज है, तो जोंग जल्दी से उस टिकट को उठा लेता है, जबकि हमारा डूजन और जोंग दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। डूजन और जोंग वहाँ से पीछे
पीछे की तरफ मुड़ चुके होते हैं, लेकिन नरगिस सभी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके सोच रही होती है क्या मैं मरने वाली हूँ। वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि एंट्रेंस टिकट लेने के बाद ये लोग मुझे मार डालेंगे, तो यही मेरा अंत है, अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। साथ ही वो कहती है ये क्या हुआ, अभी तक मैं मरी क्यों नहीं हूँ, अभी तक तूने मुझे मार देना चाहिए था। वो अपनी एक आंख खोलती है और सामने की तरफ देखती है। तुम्हारे डूजुन और जोंग दोनों वहाँ से काफी दूर जा चुकी होती है। दोनों से कहती है रुको रुको, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम बस ऐसी जाने वाली हो। तुम्हारा डूजुन रुकता है और उसे कहता है कि हाँ हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टिकट चाहिए था। डूजुन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके पास से टिकट चाहिए था जो हमें मिल चुका है, अब जल्दी से जाता हूँ और जाकर हंटर्स ब्यूरो में किसी को ये टिकट दे देता हूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझे उनके साथ कोर एरिया में जाने की जरूरत भी नहीं है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में माउंट सोडाई का दिखाया जाता है जहाँ पर कोर एरिया होता है। तो कोर एरिया के बाहर जहाँ पर हमारे स्वर्ड एम्परर साथ में उसके बेहमद गिल्ड के लोगों को दिखाया जाएगा। सभी लोग वहाँ से फाइट करने के बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कभी हम लोग कोर एरिया में पहुंच भी पाएंगे या नहीं, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले एरिया में ही फाइट करते हैं, मॉन्स्टर से फाइट करके हम लोग थक कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग कोर एरिया में नहीं पहुंच पाते। तो स्वर्ड एम्परर ली गैंगजुन के साथ जो दूसरा हंटर होता है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग घर पर यहाँ पर करने के लिए क्या आते हैं, क्योंकि हमें कभी भी यहाँ पर रियल एंट्रेंस का तो पता ही नहीं चला कि रियल एंट्रेंस कहाँ पर है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आसपास के मॉन्स्टर्स को ही मारते रहते हैं। गैंगजुन से कहता है कि बस भी करो, जल्दी से जल्दी वापस जाकर डायरेक्टर जंग को इस बारे में इन्फॉर्म करना है। उसका साथी उसे कहता है लेकिन योंग मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए, क्या हम लोग डायरेक्टली इस वक्त डायरेक्टर जंग के पास जाने वाले हैं, लेकिन कुछ देर तो आराम कर लें। गैंगजुन से कहता है कि हम डायरेक्टली जाकर उसे रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार मसला कुछ और है, तो कुछ नए हंटर्स को यहाँ पर भेजने वाले हैं हमारे साथ, ताकि हम लोग यहाँ पर मिलकर इस डंजन को क्लियर कर सकें। तो गैंगजुन के साथ वाले लड़के का नाम जुन जियोल होता है। तो जुन जियोल से कहता है तो क्या डायरेक्टर यहाँ पर कुछ नए न्यूबीज को भेजने वाले हैं। तो गैंगजुन से कहता है कि नहीं, मैंने न्यूबी नहीं कहा, मैंने बल्कि नया हंटर कहा है, वो लोग एक दूसरे गिल्ड से हैं, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम उनके साथ रूडली बिहेव करो, हमारे गिल्ड से ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करो। तो वो जुन जियोल से कहता है हाँ ठीक है मुझे समझ आ कि मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट सीन हमारे डूजुन के ऑफिस का दिखाया जाता है। डूजुन अपने ऑफिस में बैठा होता है, उस वक्त युक्सु को एक कॉल आती है जो कि एचआर मैनेजमेंट टीम से आती है। तो वो उसे कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ली डूजुन को मैसेज पहुंचा देना। कटने के बाद हमारा युक्सु जो होता है डूजुन से पूछता है डूजुन क्या तुमने अपनी बेसिक रिफ्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया हुआ, क्या तुमने वो ट्रेनिंग क्लास नहीं ली थी। तुम्हारा डूजुन से कहता है नहीं मैंने नहीं ली, मुझे पता ही नहीं था। तो वो से कहता है कि मुझे अभी भी एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आई थी, बहुत ही जल्दी बेसिक ट्रेनिंग क्लास होने वाली है, ये प्रोटोकॉल क्लास है और तुम्हें इसको लेना होगा और उसमें जाकर अपनी हाजिरी लगवानी होगी। तुम्हारा डूजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मुझे, क्योंकि उसी बिल्डिंग में जाना है जहाँ पर डायरेक्टर जंग होते हैं, तो मैं वहाँ पर जाऊंगा और जाकर डायरेक्टर जंग को एंट्रेंस टिकट भी दे दूंगा और उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। इस चाइन भी वहीं पर होती है, वो उसे कहती है कि मैनेजर नेक्स्ट मंडे तो मेरा भी टेस्ट है, नेक्स्ट मंडे उसी जगह के पर मेरा बी रैंकिंग के लिए टेस्ट होने वाला है। तुम्हारे डूजुन से कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है, मुझे याद है, और तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाए, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों वहीं पर बाहर मिलेंगे, उसके बाद हम लोग खाने के पर चलेंगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हंटर्स ब्यूरो का दिखाया जाता है। मंडे वाले दिन हमारा डूजुन जो होता है अपनी ट्रेनिंग क्लास लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। तो वो सभी बच्चे वहाँ, सॉरी बच्चे नहीं है, ये सभी बड़े लोग जो होते हैं, ये सभी लोग अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे होते हैं और इनके सामने इनका प्रोफेसर आता है और उन सभी से कहता है, सभी लोगों को वेलकम कहा जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बेसिक रिफ्ट मैनेजमेंट टीम के ट्रेनिंग के लिए आए हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक बातें बताई जाएंगी। क्योंकि हमारा डूजुन अपनी क्लास में नहीं आया होता, हमारा डूजुन डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। वो डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो उसे अंदर से आवाजें आ रही होती है। तो हमारा डूजुन कहता है लगता है कि डायरेक्टर इस वक्त किसी मीटिंग में होंगे, क्योंकि स्वर्ड एम्परर और जुनजोल की उसकी टीम यहाँ पर पहुंचे होते हैं, वो लोग अंदर बैठे बातें कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारा डूजुन कहता है लगता है कि अंदर पहले से कोई मेहमान मौजूद है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे यहीं पर इसको रख देना चाहिए। डायरेक्टर खुद ही जब बाहर आएंगे तो वो इस टिकट को उठा लेंगे। तो हमारा डूजुन भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर पहुंच जाता है। मैनेजर उसे कहता है कि ऑफिसर ली डूजुन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, डायरेक्टर के रूम के बाहर, आप बाहर क्यों खड़े हैं, चले जल्दी से अंदर आ जाए, मैं अंदर लेकर चलता हूँ। डूजुन उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर कुछ डिलीवर करने के लिए आया था, यहाँ पर फिलहाल के लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए आया और नीचे वाले डिपार्टमेंट में मेरी बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन मुझे कुछ डिलीवर करना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर ऊपर आया हूँ। तुम्हारा डूजुन अपने पास से थैला निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये जाकर डायरेक्टर को दे देना। हमारा डूजुन वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है ताकि जाकर अपनी क्लास ले सके, जबकि वो मैनेजर जो होता है वो कहता है कि पता नहीं मास्टर ली यहाँ पर क्या देकर गए हैं। तो उस बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर देखता है और कहता है कि इसके अंदर पता नहीं क्या है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो चमक रहा होता है, उसे समझ नहीं होती कि ये क्या है। फिर वो उसको ओपन करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही हैरान करने वाली चीज है, जल्दी से चल के इसको डायरेक्टर जंग को देकर आते हैं, चमकने वाली चीज क्या है, लगता है किसी किस्म का टिकट है। तो फिर डूजुन वापस अपनी
क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पर प्रोफेसर उन सभी से कहते हैं तो हम लोग जहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले। हमारे डूजुन के साथ एक लड़की बैठी होती है। हमारे डूजुन जो प्रोफेसर बोल रहे होते हैं उन सभी को लिख रहा होता है। हमारा डूजुन सारे के सारे नोट्स ले रहा होता है। लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो भी प्रोफेसर बोल रहे हैं उसके सभी के नोट्स लिए जा रहा है। वो लड़की जो होती है जब हमारे डूजुन को देखती है वहाँ पर वो नोट्स ले रहा है तो वो उससे रहा नहीं जाता और डूजुन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर सारी बातों के नोट्स लेने की जरूरत भी है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल क्लास है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं और कोई रियल की ट्रेनिंग नहीं होने वाली और ना ही तुम्हें नोट्स लेने की जरूरत है। डूजुन से कहता है कि कुछ महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इन सभी के नोट्स ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद आ जाए। तो वो लड़की उसे कहती है चाहे हम लोग यहाँ पर कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक ऑफिशियल ही रहने वाले हैं। हम लोग कौन सा यहाँ पर लीड डूजुन है, तो लीड डूजुन की तरह हमारी किस्मत अच्छी कैसे हो सकती है कि हम लोग उसकी तरह एक महान लेजेंडरी ऑफिसर लीड डूजुन बन जाएं। डूजुन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर मेरा नाम क्यों ले रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं डूजुन अपनी चेयर पर बैठा था और उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है कि हम लोग कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, हम लोग लीड डूजुन तो नहीं बन सकते। मैं डूजुन से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, ये लीड डूजुन कौन है। तो वो लड़की उसे बताना स्टार्ट करती है और कहती है क्या तुम पब्लिक ऑफिशियल लीड डूजुन को नहीं जानते। एक लेजेंड है, वो एक बहुत ही महान कैरेक्टर है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर लीड डूजुन ने अकेले ही एक एस रैंक की डंजन को क्लियर करवाया था। एस रैंक के 7 हंटर्स को अपने साथ ले जाकर, साथ बहुत सारे हंटर्स दूसरे थे जो कि ए और बी रैंक के थे, उन सभी के साथ मिलकर उसने एक डंजन को क्लियर किया, लेकिन एक भी इंसान की जान नहीं गई। सभी हंटर्स को जिंदा सलामत वो बाहर लेकर आया। वो हम सभी लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हम सभी लोगों ने इसे देखा तो नहीं है लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही महान लेजेंडरी कैरेक्टर है। हम सभी लोग उसी की तरह बनना चाहते हैं। सभी पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए मिस्टर लीड डूजुन एक सुपरस्टार बन चुका है। अगर मुझे वो कहीं पर दिखाई दे तो मैं तो उसके सिग्नेचर्स लूंगी क्योंकि मैं उसकी फैन हो चुकी हूँ। इसके साथ ही मैनेजर जल्दी से भागता हुआ अंदर आता और कहता है कि डायरेक्टर जंग इस तरफ, वो देखिए सामने मास्टर लीड डूजुन बैठे हुए हैं। डायरेक्टर जंग वहाँ पर पहुंचते और सामने की तरफ देखते तुम्हारा डूजुन वाकई में वहाँ पर बैठा होता है। प्रोफेसर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर जंग आप यहाँ पर पर्सनली क्या करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बिना बताए चला आया, मुझे यहाँ पर किसी से कुछ काम है, इसी वजह से मैं बस उस बंदे को लूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। डूजुन सोच रहा था कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ये कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे किसी मैं लोगों को इस बारे में जरूर बताऊंगा, इस तरह का काम दोबारा कभी मत करना। तो डायरेक्टर जंग सीधा हमारे डूजुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा डूजुन कहता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई मसला है। तो बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि डायरेक्टर जंग अचानक से इस लड़के के सामने आकर क्यों खड़े हो गए हैं। इस लड़के ने यहाँ पर कुछ गलत किया जिसकी वजह से डायरेक्टर जंग को स्पेशली यहाँ पर आना पड़ा। डायरेक्टर जंग हमारे डूजुन से कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना अचानक यहाँ पर आने के लिए, ऑफिसर लीड डूजुन। जैसे ही ऑफिसर लीड डूजुन कहते हैं बाकी के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में यही वो लेजेंडरी ऑफिसर लीड डूजुन है। सभी लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं चला कि ऑफिसर लीड डूजुन, कमांडर लीड डूजुन जिसने एस रैंक की डंजन को कमांड किया था, वो यहाँ पर हम सभी के बीच में बैठा हुआ है। तुम्हारा डूजुन सोच रहा था लगता है कि अब मैं इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। तुम्हारा डूजुन उठकर खड़ा हो जाता है, प्रोफेसर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। प्रोफेसर तो उसे बाहर नहीं भेजना चाहते क्योंकि अभी ट्रेनिंग क्लास खत्म नहीं हुई होती, लेकिन डायरेक्टर जंग को देखते हैं डायरेक्टर जंग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो इसी की साथ प्रोफेसर कहते हैं क्यों नहीं बच्चे तुम जा सकते हो। तुम्हारा डूजुन जो होता है डायरेक्टर जंग के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। क्लास के बाद तुम्हारा डूजुन कहता है कि चलो सीधा तुम्हारे ऑफिस में ही चलते हैं। डायरेक्टर जंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जंग हमारे डूजुन को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हमारा डूजुन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा आपके साथ कोऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप अगर इस तरह करते रहेंगे पब्लिक में मुझे यहाँ पर इस तरह फेमस होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पब्लिक में आकर मेरा नाम ना पुकारा करें, ना ही पब्लिक में आकर मुझसे मिला करें। एक्टर से कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन तुमने जो हमें टिकट दिया है एंट्रेंस एरिया की वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। हम लोग इसी मसले के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। डूजुन से कहते हैं ठीक है हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे जाने के बाद क्लास में जाना और जाकर सभी लोगों से अपोलोजाइज करना क्योंकि यही सबसे बेस्ट रहेगा। तो डायरेक्टर जंग से कहते हैं क्यों नहीं, अगर प्रिंसिपल और बाकी के सभी लोगों से भी जाकर पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा। डायरेक्टर जंग से कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे साथ आ जाओ। वो मैं लीड डूजुन को अपने साथ लेकर ऑफिस की तरफ आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी। इसी वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर हमारे गैंगजुन की टीम पहले से मौजूद होती है। जुनजी और उसके साथ एक लड़की और साथ में गैंगजुन तीनों बैठे होते हैं और उन तीनों के सेंटर में वहाँ पर एंट्रेंस टिकट पड़ा होता है। देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान
होते हैं और कहते हैं ये तो एक सिविलियन है, जबकि गैंगजन तो पहले से हमारे डूजुन को पहचानता है, लेकिन जुन शियोल वो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला है, तो इसी वजह से वो बड़ी रूडली हमारे डूजुन की तरफ देख रहा होता है। डूजुन अंदर आता है, अंदर आने के बाद सबसे पहले गैंगचुन भागता हुआ आगे बढ़ता है, आकर उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है मिस्टर ली डूजुन, तुम यहाँ पर आए गए, फाइनली मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना। जब मैं डंजन में था वहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैं नहीं पता था कि यहाँ पर उस सेंटर एरिया की अगर टिकट कोई ढूंढेगा तो वो आप ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सेंटर एरिया की टिकट बाहर भी हो सकती है। डूजुन कहता है कि यही समझ लें कि मैं काफी ज्यादा लकी था जो मुझे ये टिकट मिल गया एक दूसरी डंजन के अंदर। तो उनके साथ जो लड़की होती है वो जुनजियोल से कहती है जुनजियोल तुम वहाँ पर बैठे क्यों हो, चलो जल्दी से उठो, जहाँ पर आकर मिस्टर ली डूजुन के साथ ग्रीट करो, इन्हें प्रॉपरली आकर मीट करो। बस सुनने के बाद वो कहता है मैं तो नहीं आकर मिलने वाला। उसके हाथ में वो टिकट होती है। वो कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि ये एंट्रेंस टिकट वाकई में रियल है? मुझे तो लगता है कि ये एंट्रेंस टिकट फेक है और ये बंदा भी फेक है, तो मैं इसके साथ आकर हाथ क्यों मिलाऊंगा। फिर जांगू से कहते हैं कि जुनजियोल प्लीज ऐसी बातें मत करो, चलो जल्दी से जाकर ली डूजुन निम से माफी मांगो। जबकि जुनजियोल तो यहाँ पर किसी भी एंगल से माफी मांगने वाली शक्ल वाला है ही नहीं, तो वो डूजुन से कहता है कोई लंबे खंबे कहीं के, अगर तुमने कभी मुझसे झूठ बोला, यानी इस एंट्रेंस टिकट के बारे में अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो फिर मैं तुम्हें पर्सनल सजा देने वाला हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो डायरेक्टर जंग चिल्लाकर उसे कहता है जुनजियोल रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो लड़की भी चिल्लाकर उसे कह दिया कि बेवकूफ कहेंगे, अभी भी तुम यहाँ पर इस बंदे से मिल रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं डायरेक्टर जंग इस बंदे को कितनी रिस्पेक्ट दे रही है, तुम्हें भी इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्वर्ड एम्परर गैंगचुन बेचारा वो इन दोनों के बीच में फंसा होता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये बच्चा बुरा नहीं है, बस इसके अल्फाज का चुनाव काफी ज्यादा बुरा है, प्लीज इसको माफ कर देना। डूजुन जुनजियोल की तरफ देखकर सोच रहा था, क्योंकि म्यूरियम वर्ल्ड में भी उसके साथ एक ऐसे ही बंदा था, वो उसको देखकर सोच रहा था, हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है कि म्यूरियम वर्ल्ड में इस तरह का एक कमीना था। डूजुन हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कोई बात नहीं। तुम्हारा डूजुन इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन जुनजियोल इस बात को इग्नोर नहीं करता। वो काफी गुस्सा हो जाता है और खड़ा होता है, अपना वेपन रिलीज करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे ऊपर हंसने की, तो तुम यहाँ पर एक फेक एंट्रेंस टिकट लेकर आए और उसके बाद तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो जुनजियोल अपने वेपन को रिलीज करने के बाद तुम्हारे डूजुन से कहता है कि जरा रुको जरा रुको, मुझे बताया कि तुम एक पब्लिक ऑफिशियल हो। पब्लिक ऑफिशियल्स हमेशा ही अपने हंटर्स के पीछे छुपे रहते हैं जब भी वो डंजन्स को मैनेज करने के लिए जाते हैं, वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम कभी किसी मॉन्स्टर के हाथों से हिट हुए होगे। तो चलो ठीक है, आज मैं जहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मॉन्स्टर से हिट होने पर कैसा महसूस होता है। और बड़ी स्पीड के साथ डूजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बाला लेकर उसके पास पहुंच जाता है और अपने बाले को मार डूजुन के माथे के सामने जाकर रोकता है। ये देखकर गैंगचुन और साथ जो लड़की होती है वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बेवकूफ क्या करने वाला है। हमारा डूजुन अपनी जगह से बिल्कुल हिलता भी नहीं है, क्योंकि हमारे डूजुन को पूरा भरोसा होता है कि वो अपने वेपन के साथ उसको मार नहीं पाएगा। जुनजियोल हमारे डूजुन से कहता है अब क्या हुआ, लंबे खंबे कहीं के, मुझे लगता है कि डर के मारे तुम यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहे, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें समझ आई कि तुम यहाँ पर एक फेक टिकट देकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, आप अपना फेक टिकट उठाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही जुनजियोल आगे बढ़ता है, डूजुन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं एक पागल हंटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी किसी सिविलियन के ऊपर अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जैसे सिविलियन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। डायरेक्टर जंग वहाँ पर अलग ही घबराए हुए होते हैं कि अगर डूजुन को यहाँ पर गुस्सा आ गया तो वो फिर इस जुनजियोल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। डूजुन जो होता है वो हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड इंसान के लिए इतना सा लेसन काफी रहेगा और कि दोबारा कभी भी तुम इस तरह की मुश्किल हमारे लिए क्रिएट नहीं करोगे। कि हमारा डूजुन जब गुस्सा हो जाता है तो गुस्से के साथ वो डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जी मिस्टर डूजुन। डूजुन हल्का सा मुस्कुराता है, डायरेक्टर जंग से कहता है डायरेक्टर जंग ये कमीना तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। हमारा डूजुन ये वाली बात करता है कि बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं कि डूजुन यहाँ पर उसको फिर से कमीना कह रहा है, अगर इसने कमीना कहा है तो जुनजियोल बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। जुनजियोल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे कमीना कहने की और मुझे बदतमीज कहने की। जुनजियोल पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं डूजुन उसके सामने खड़े होकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि चलो जल्दी से मुझे हिट करके दिखाओ। तो मान डूजुन जैसे वहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो उसी के साथ जुनजियोल वहीं पर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा। जब प्रेशर पड़ रहा होता है तो जुनजियोल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, मैं डूजुन के सामने पर नीचे बैठ जाता है। तो बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं। जुनजियोल बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं और उसकी सांस बंद हो रही होती है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। डूजुन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार याद रखना दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। के साथ ही डूजुन अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जबकि जुनजियोल बेचारा वहीं पर खांस रहा था और उस बेचारे की सांस आती है और वो बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अब हमारा डूजुन जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। गैंगचुन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे ने किया क्या, इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी और अपने प्रेशर के साथ ही जुनजियोल को ओवर पावर कर दिया। बंदे के पास इतनी ज्यादा इंटरनल फोर्स है कि मुझसे भी ज्यादा हो सकती है, ये तो एक मॉन्स्टर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजुन जो होता है वो लोगों के पास जाता है डायरेक्टर जंग के ऑफिस में और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए वहां पर अपने आप को एक मॉन्स्टर साबित करवाता है। डूजुन कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और बाकी के सभी लोग हैरान हो रहे थे। हमारा डूजुन कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो डायरेक्टर जंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो उसे कहते हैं प्लीज हमारे सेंट्रल एरिया में जाने वाली स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। डूजुन उसे कहता है कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं किसी भी रेड स्क्वाड को ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं कोई हंटर नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं मिस्टर ली डूजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ऑलरेडी हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया हमें ये टिकट देकर। ठीक है हम लोग तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपने साथ जाने के लिए। फिर साथ ही वो अपने मैनेजर को इशारा करते हैं। मैनेजर अपने पास एक टिकट निकालता है जो कि बैंक का होता है, सॉरी चेक होता है। चेक निकालकर हमारे डूजुन के सामने करते हैं और कहते हैं हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। तुम्हारे डूजुन उसे कहता है डायरेक्टर ये क्या, ये आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि अब क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे भी कोई मसला है। तुम्हारे डूजुन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक पब्लिक ऑफिसर को पैसे देना गलत है। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये तो बस हमारा ग्रेटिट्यूड है, ये समझो कि हम तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। तुम्हारा डूजुन कहता है चाहे तुम इसे गिफ्ट करो जो भी कहो ये है तो रिश्वत ही। डूजुन कहता है लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे साथ काफी ज्यादा सिंसियर रहोगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस हंटर ब्यूरो के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप रख सकता हूँ। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। डूजुन कहता है कि तो फिर ठीक है मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट है कि आज के बाद से मैं तुमसे जो भी रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें इस रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। डायरेक्टर जंग सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या, बाकी ये सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि डूजुन ने यहाँ पर क्या कह दिया। और एम्परर यहाँ पर सोच रहा था। स्वर्ण एम्परर कहता है कि अगर यहाँ पर डायरेक्टर जंग इसकी बात को मान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर जंग एक डमी डायरेक्टर होंगे जबकि हमारा डूजुन असली का डायरेक्टर होगा जो भी इनसे कहेगा डायरेक्टर जंग को उनकी बात माननी पड़ेगी। डायरेक्टर जंग हमारे डूजुन की बात को समझ जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, आज के बाद से तुम जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं उस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं लेकिन मुझे भी तुमसे एक चीज का वादा चाहिए। तुम्हारा डूजुन कहता है हाँ बताएं कि आपको मुझसे किस चीज का वादा चाहिए। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं अभी इस वक्त बहुत सारी ऐसी डंजन्स हैं जहाँ पर हंटर्स जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और वहाँ पर उन डंजन्स के अंदर जाकर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं। मुझे लगता है कि कोर एरिया एक ऐसी डंजन है जहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे हंटर्स की जान जाती है और हमारे अभी तक बहुत सारे हंटर्स वहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोर एरिया के अंदर हम लोग अपनी स्क्वाड को भेजेंगे और इस टिकट की मदद से हम लोग अंदर भी जाएंगे। लेकिन क्या तुम मुझे इस बात का वादा दे सकते हो कि अगर कभी ब्रेकआउट होता है तो तुम हमारी मदद करोगे और कोर एरिया के अंदर जितने हंटर्स ने अपनी जान दी है उन सभी के हंटर्स की जान जाया नहीं जाएगी। डूजुन उनसे कहता है कि ठीक है डायरेक्टर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। तो डायरेक्टर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बस इतना ही काफी है कि तुम कोशिश करोगे। ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा डूजुन कहता है कि अगर और कुछ नहीं कहना तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाकर अपनी बेसिक ट्रेनिंग की क्लास भी लेनी है। साथ ही वो से कहता है कि और आज के बाद से कभी भी पब्लिक में मेरे सामने मत आना, पब्लिक में आकर मुझसे बात मत करना क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग आसपास मुझे घूरे। बात सुनने के बाद डायरेक्टर कहते हैं ठीक है मैं आज के बाद इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम्हारा डूजुन वहाँ से नीचे अपनी क्लास की तरफ चला जाता है जबकि वो सभी लोग वहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। डायरेक्टर जंग कहते हैं डूजुन के वहाँ चले जाने के बाद डायरेक्टर जंग जुनजियोल से कहते हैं जुनजियोल बच्चे मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो क्योंकि हमेशा तुम्हारे सामने वाला जो हंटर होता है वो तुमसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तुमसे ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। कैसा नहीं कि हंटर हो, क्या तुम्हें उस बंदे की पर्सनैलिटी और उस बंदे के एटीट्यूड को देखकर इतना भी नहीं महसूस हुआ कि वो बंदा तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अगर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं लास्ट टाइम जब यहाँ पर एस रैंक की डंजन मालानुआ ओपन हुई थी तो उस मालानुआ डंजन के अंदर ली डूजुन कमांडर एंड चीफ था और जब सभी हंटर्स को वहाँ पर लेकर गया था इसने जाकर उस डंजन को क्लियर किया था और वहाँ पर इसने मॉन्स्टर के साथ फाइट भी की थी। मॉन्स्टर मालानुआ जो कि एस रैंक का हंटर था उसके साथ इसने फाइट की थी। अब इतना नहीं कि उसने बॉस के साथ फाइट की, बॉस के साथ फाइट यानी मालानुआ जो कि एक बहुत ही पावरफुल बॉस था उसके साथ इसकी फाइट 1 मिनट भी नहीं टिकी यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर उसने एस रैंक के एक बॉस को हरा दिया। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में एक इंसान है या फिर एक डीमन है। और बेचारा ली गैंगशुन यहाँ पर ये सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं इससे मिला था तब मैंने इसको मशवरा दिया था कि तुम्हें हंटर बन जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है। वो सोच रहा था कहीं इस वजह से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। जबकि हमारा ली डूजुन जो होता है वो अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। वो सभी लोग जो भी सोच रहे होते हैं उसके बारे में हमारा डूजुन बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वो अपनी क्लासरूम में आता है तो जैसे वो क्लासरूम में वापस आता है तो सभी लोग जा चुके होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर खड़े होते हैं। हमारा डूजुन उसके पास आता है और उसे कहता है ये क्या क्लास खत्म हो चुकी है, चलो ठीक है फिर मैं अगली क्लास में आ जाऊंगा। प्रोफेसर उसे कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्लास थी जहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाजिरी लगवानी थी, हम तुम्हें पास कर देंगे, तुम्हें इसके लिए दोबारा आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी डायरेक्टर तुम्हारी ट्रेनिंग को यहाँ पर इम्प्रूव कर ही देंगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी और बहुत ही जरूरी काम करने के लिए है। डायरेक्टर ने मुझे बताया, उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि तुम्हारी ट्रेनिंग को अप्रूव कर दिया जाए। डूजुन उनसे कहता है ठीक है सर मैं समझ
समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे वो जाने लगता है तो जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने पास रैंडम बॉक्स उसे देते हुए कहते हैं ये लो, ये रैंडम बॉक्स तुम्हारे लिए है। और जितने लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे मैंने सभी को रैंडम बॉक्स दिया, ये रैंडम बॉक्स तुम्हारे लिए भी है। डूजून कहता है ये करता क्या है? तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हम हर एक को रैंडम बॉक्स देते हैं, इन रैंडम बॉक्स के अंदर से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एफ क्लास का कचरा ही निकलता है। कुछ वेपन निकल आएंगे, यहाँ पे जो भी निकलेगा वो एफ क्लास का ही होगा। अभी तक मैंने कभी भी एफ क्लास से ज्यादा हायर रैंक की कोई भी चीज इसके अंदर से निकलते हुए नहीं देखी। तो मैं डूजून कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मैं भी जाकर किस्मत आजमाता हूँ कि इस रैंडम बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है। डूजून जैसे वहां से बाहर निकलता है उसी वक्त चाइन वहां पर पहुंच जाती है। चाइन उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा डूजून कहता है तुम आ भी गई, तुम ज्यादा जल्दी नहीं आ गई, तुम्हारा टेस्ट पास हो गया। तो अपने पास से अपना कार्ड निकालती है और उसे दिखाते हुए कहती है ये देखो मैं एक बी रैंक की हंटर बन गई। बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया और मैं बी रैंक की हंटर बन गई है। तुम्हारा डूजून कहता है हाँ मैंने भी अपनी क्लास को पास कर लिया, चलो जल्दी से फिर चलते हैं और चल के खाना खाते हैं। तो वो दोनों वहां से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। चाइन आगे आगे होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर खाने के बाद वो उसे कहती है क्या हम लोग डेजर्ट खाने के लिए चले? तुम्हारा डूजून कहता है नहीं हम लोग डेजर्ट नहीं खा सकते क्योंकि मुझे घर वापस जल्दी जाना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में डूजून के घर का दिखाया जाता है। हमारे डूजून और उसके बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सभी लोग उस रैंडम बॉक्स के भी घेरा बनाकर बैठे होते हैं। आरसेल उसे कहती है कि मास्टर ये क्या है? तुम्हारा डूजून कहता है ये एक रैंडम बॉक्स है, मुझे सेंटर के ऊपर मिला था, उन लोगों ने सभी को एक रैंडम बॉक्स दिया था। जोंग उसे कहता है कि उन्हें रैंडम बॉक्स की बजाय तुम्हें एक फूड का थैला देना चाहिए था और फूड हमारे काम आता है, इसके अंदर से क्या ही निकलेगा। तुम्हारा डूजून कहता है कि जुनी क्यों ना तुम इसको ओपन करके देखो। जुनी उसे कहती है नहीं डैड आप इसको ओपन करो क्योंकि लास्ट टाइम मुझे भी एक मिला था और उसको मैंने ओपन किया तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक एफ क्लास की आइटम निकली थी। कहता है कि मेरे हाथ लगने की वजह से उसके अंदर से एफ क्लास की आइटम निकली थी, मेरे हाथ बहुत ही गंदे हैं। सुनने के बाद जोंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, इसके बात का क्या मतलब है कि तुम बहुत ही गंदी हो। उसके पीछे लग जाती है और उसे कहती है जोंग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जबकि हमारा डूजून अपने बॉक्स की तरफ ही देख रहा था। हमारा डूजून और कासिल भी वहीं पर बैठे होते हैं। डूजून उस बॉक्स को अपने हाथ में उठाता है तो उसके अंदर जबरदस्त रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे उसके अंदर से रोशनी निकल रही होती है जुनी भी वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है कि डैड ये क्या? इसके अंदर से कम येलो कलर की लाइट निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर से तो कुछ और ही कलर की लाइट निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये ब्लैंक हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। फिर इसी के साथ उसके अंदर से व्हाइट कलर की रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब वैसी वहां पर व्हाइट कलर की रोशनी निकलती है जुनी और भी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि डैड मैंने आज से पहले कभी इस बार में नहीं सुना कि इसके अंदर से लाइट चेंज होती है। सबसे पहले जो लाइट निकलती है उसी लाइट के साथ ही उसके कलर ग्रेडिंग की जाती है और उसके अंदर से जो वेपन निकलना होता है उसका बताया जाता है। फिर साथ ही उसकी लाइट जो होती है व्हाइट से पर्पल कलर में चेंज हो जाती है। तुम्हारा डूजून कहता है ये तो पर्पल हो गई। तो जुनी कहती है वाकई पर्पल हो गया। डूजून कहता है तो मुझे बताओ क्या ये अच्छा है कि इसके अंदर से कौन सा वेपन निकलने वाला है? जुनी कहती है कि मैंने इस रैंडम बॉक्स के बारे में सुना है कि अगर आपको इस रैंडम बॉक्स के अंदर से ब्लू कलर की लाइट निकलती है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल चीज निकलने वाली है। लेकिन आपके पास तो पर्पल लाइट निकल रही है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा। डूजून अभी भी इस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर बैठा है, उसके अंदर से पर्पल कलर की रोशनी निकल रही है। तो इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम डीमन के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डूजून के हाथ में एक रैंडम बॉक्स लगता है, एक रैंडम मिस्ट्री बॉक्स जिसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, किसी भी रैंक की आइटम निकल सकती है। तो हमारा डूजून जब उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़कर उसको ओपन करता है, अपनी एनर्जी को उसके अंदर इंसर्ट करके, तो उसके अंदर से पर्पल कलर की रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। तो जुनही ने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी होती, पर्पल कलर की रोशनी कभी पहले किसी मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर से नहीं निकली होती। साथ ही हमारे डूजून से कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई होगा, तुम्हें इसके अंदर से एक फिलोसफी का रैलिक मिला है। रैलिक वहां पर एक बुक में चेंज हो रहा था, जबकि हमारा डूजून सोच रहा था इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक एस रैंक की आइटम मिली है, लेकिन इसके अंदर से मुझे बिल्कुल पावर महसूस नहीं हो रही। तो लगा था कि ये बहुत ही पावरफुल आइटम होगी। तो इसी के साथ इसे यहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारे हाथ में एक किताब लगी है, फिलोसफिकल रैलिक, यानी कि एक ऐसी बुक है जो कि कोर एरिया के बारे में, कोर एरिया का एनसाइक्लोपीडिया है, जहाँ पर कोर एरिया के मॉन्स्टर्स के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जितने भी मॉन्स्टर्स और जितने भी बॉसेस हैं वहाँ पर उन सभी के बारे में डिटेल्स इस बुक के अंदर लिखी हुई है। तो हमारा डूजून कहता है ये तो एक ऐसी रैलिक बुक है जो सिर्फ और सिर्फ कोर एरिया में यूज की जा सकती है। इसी के साथ ही हमारे डूजून को नरगिस की बात याद आती है। नरगिस हमारे जोंग को देखकर कह रही थी कि तुम तो कोर एरिया में पैदा हुए थे, तुम एक कोर एरिया के क्लैन के मेंबर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डूजून जोंग से कहता है ओए जोंग यहाँ पर आओ और मुझे बताओ क्या तुमने इस बुक को पहले कभी देखा है? तो जोंग कहता है कि नहीं मैंने पहले कभी इस बुक को नहीं देखा। डूजून उसे कहता है वाकई में तुमने इस बुक को पहले कभी नहीं देखा, और वो गुस्से के साथ घूरकर उसको देखता है। तो जोंग उसे कहता है कि मुझे इस तरह घूरकर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैंने पहले कभी इस तरह की बुक को नहीं
देखा। तो फिर वहाँ डूजुन कार्सिल से पूछता है, कार्सिल तुम बताओ क्या तुमने कभी इस तरह की बुक को देखा है? तो कार्सिल कहती है कि मुझे तो सेंट्रल एरिया के बारे में भी कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम लोग सेंट्रल एरिया में पैदा हुए थे, उसके बाद हम लोग उस केव के अंदर कैसे आए मुझे ये भी नहीं पता। तो डूजुन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोगों को इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो जुनही से पूछता है, जुनही मुझे ये बताओ क्या तुम इस बुक के बारे में मुझे बता सकते हो क्या इसका रैली ग्रेड क्या है? इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक रैली ग्रेड है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी और दूसरा रैंक नहीं लिखा हुआ। तो जुनही से कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे तो इस तरह के रैलिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना हायर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो एस रैंक तक जा सकते हैं, लेकिन ये तो एक रैली ग्रेड की आइटम है, मुझे नहीं पता कि रैली ग्रेड आइटम कौन सी होती है। और कार्सिल की तरफ दिखाते हैं कि कार्सिल जो होती है वो हमारे डूजुन की तरफ देखकर सोच रही होती है, मास्टर तो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि कोर एरिया में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मास्टर वाकई में कोर एरिया में जाना चाहते हैं और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जोंगचोंग उन लोगों से कहता है कि ये कोई खाना तो है नहीं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, अच्छा ठीक है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो जुनी से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम हर रात सोने से पहले दांतों को ब्रश करोगे, लेकिन आज तुम क्यों नहीं कर रहे? जोंगचोंग कहता है नहीं मुझे आज ब्रश नहीं करना, जबकि उसी वक्त हमारा डूजुन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज इसके दांतों को मैं ब्रश करूंगा। जबकि जोंगचोंग भागता हुआ जल्दी से जुनही की टांग के साथ चिपक जाता है और कहता है जुनही चलो तो आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर ब्रश करता हूँ। लेकिन हमारा डूजुन आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें जाकर ब्रश करवाता हूँ। उसे पंखों से पकड़ता और खींचता हुआ वॉशरूम की तरफ ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है जब हमारे सुबह सुबह के टाइम जोंगचोंग और कार्सिल दोनों ही बैठे टीवी देख रहे होते हैं और साथ ही बहस कर रहे होते हैं कि टीवी वाले बहुत ही अच्छा ड्रामा क्यों नहीं देते। ये सभी लोग यहाँ पर घटिया घटिया ड्रामा चला रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी स्टोरीज हो चुकी हैं। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है, जुनही जो होती है वो स्कूल जा चुकी है जबकि हमारा डूजुन काम पर गया हुआ है। तो वो दोनों कहते हैं ये क्या इस वक्त कौन आया होगा? कार्सिल से कहते हैं कि लिटिल मास्टर ने तो कहा था कि वो स्कूल से जल्दी वापस नहीं आने वाली क्योंकि उन्हें कुछ और भी काम है, तो इसी वजह से स्कूल से लेट आएंगी। मास्टर तो सुबह सुबह ही काम पर निकल गए थे और वो भी लेट आने वाले, तुम्हें पता है कि वो किस टाइम आते हैं। तो जोंगचोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब यह कि इस वक्त कोई ना कोई चोर जरूर आया होगा, तो चलो जल्दी से चल के उस चोर को पकड़ रहे हैं क्योंकि लास्ट नाइट मास्टर ने खुद जाकर मेरे दांतों को ब्रश किया था जिसकी वजह से मैं अभी तक बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो अभी जो भी चोर होगा मैं उसको जाकर अपने दांतों के साथ ही बाइट करने वाला हूँ। जोंगचोंग जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है तो इसी के साथ जोंगचोंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम कमीने चोर कहेंगे, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। इंसाफ करने वाला जोंगचोंग यहाँ पर आ चुका है और जैसे वो जंप करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारा डूजुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? जोंगचोंग बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो मास्टर है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुमने कहा कि लास्ट नाइट का गुस्सा तुम यहाँ पर इस बंदे के ऊपर उतारने वाले जो भी आया है, मतलब यह के दांत ब्रश मैंने करवाया था इसी वजह से तुम गुस्सा थे। आदि वो उसका सर दबा रहा होता है जिसकी वजह से जोंगचोंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो जोंगचोंग उसे कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया गया है, क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया इसी वजह से तुम घर जल्दी आ गए? और साथ ही वो सोच रहा होता है जितना ज्यादा ये गुस्से वाला है मुझे लगता है कि इसे वाकई में जॉब से निकाल दिया गया है। और डूजुन से कहता है कि मास्टर अब जबकि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या आज के बाद मैं कभी मीट नहीं खा पाऊंगा? और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा डूजुन से कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मुझे शाम के टाइम एक दूसरी जगह के ऊपर जाना है जहाँ पर मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, इसी वजह से मैं काम से जल्दी वापस आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना भी तो बनाना था क्योंकि जुनही घर पर नहीं है, सामान पैक करने के लिए आया हूँ। हाँ डूजुन अपने साथ कुछ खाने के आइटम्स भी लेकर आया होता है। तो फिर कहता है सबसे पहले मैं जाकर कमरों को साफ कर देता हूँ, साफ सफाई का काम करता हूँ, उसके बाद ये काम करूंगा। तो वो जल्दी से कमरों में जाता है तो कमरे पहले से साफ होते हैं। कहता है ये तो पहले से साफ है, चलो फिर ठीक है कपड़े धो लेता हूँ। तो वो कपड़ों वाली साइड पर जाता है तो वहाँ पर कपड़े भी सारे धोकर धुले पड़े होते हैं। तो वो कहता है ये सारे के सारे धुले पड़े हैं। डूजुन कहता है कि ये क्या जुनही ये सारे काम किस वक्त कर लेती है? तो कार्सिल उसके पास आती है और उसे कहती है कि हर दिन जब तुम काम पर चले जाते हो उस वक्त जुनही उठती है, स्कूल जाने से पहले वो सारे काम करती है, वो तुम्हारा कमरा भी साफ करती है और साथ ही सारे कपड़े भी धो देती है। तुम्हारा डूजुन कहता है अच्छा ठीक है अगर अब यहाँ पर कुछ करने को नहीं है तो फिर जाकर कुकिंग कर लेते हैं। तुम्हारा डूजुन कुकिंग करने के लिए निकल पड़ता है जबकि जोंगचोंग अभी भी उसे रोक रहा होता है और कहता है कि मास्टर रहने दो, जुनही आकर खुद ही कुछ बना लेगी, तुम ना करो, तुम कुकिंग मत करो। तुम्हारा डूजुन थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ खाने को बना देता है और थोड़ी देर के बाद जुनही भी वहाँ पर पहुंच जाती है। जुनही अंदर आती है और आकर अपने डैड को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि डैड तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए और ये तुम क्या कर रहे हो? डूजुन उसे कहता है कि मुझे शाम के वक्त एक दूसरे सिटी में काम से जाना है, इसी वजह से मैं जल्दी वापस आ गया और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ, जब तुम स्कूल से आओगे तुम्हें भूख लगी होगी। ये देखकर काफी हैरान होती है और खुश भी होती है और कहती है क्या वाकई में डैड आपने मेरे लिए कुछ खाने को बनाया है? तो फिर ठीक है, वो भी जल्दी से आकर टेबल के ऊपर बैठ जाती है। ये लोग अपनी टेबल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं तो डूजुन
डूजुन उसे कहता है कि जुनही मुझे एक बात बताओ कि तुमने और ज्यादा अलाउंस मुझसे क्यों नहीं मांगा, पूरा होने के बाद लेकिन तुमने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। उसे कहती है कि अलाउंस मनी तुमने मुझे दिया तो था, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे $720 तुमने मुझे पिछले महीने दिए थे, मैंने वो सारे के सारे खर्च कर दिए। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल अलाउंस मनी की बात कर रहा हूँ, अलाउंस मनी वो नहीं जो घर के ऊपर खर्च हो रहा है, बल्कि तुम्हारे लिए पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ कि तुमने मुझसे पॉकेट मनी के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो तुम जाकर अपनी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकोगी, अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा सकोगी, उनके साथ कैंटीन के ऊपर जाकर कुछ खा सकोगी, जाकर एंजॉय कर सकोगी। से कहती है नहीं डैड, आपकी मेरे पर पहले भी बहुत ज्यादा एहसान है, मैं आपसे और ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि आज के बाद ऐसा मत कहना, अगर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ तो फिर तुम्हें मुझसे पैसे लेने चाहिए। आज के बाद से जब भी तुम्हें पॉकेट मनी की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा। तो फिर मैं डूजुन अंदर जाता, जाकर अपना सामान पैक करता है, यूनी से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तो डूजुन कहता है मुझे जल्दी से जल्दी उस सिटी में पहुंचना और जाकर वहाँ पर कुछ चेक करना है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। डूजुन के वहाँ से बाहर निकलने के बाद योंगरंग जो होता है वो मास्टर के खाने की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मास्टर तो चले गए लेकिन अब उसका बचा हुआ सारा खाना मेरा होगा, ये सारे का सारा मैं खाने वाला हूँ। और साथ ही वो कारसील से कहता है कारसील तुम्हें खाने के बारे में क्या पता, तुम जब से यहाँ पर आई हो तब से तुम सिर्फ और सिर्फ पेट फूड ही खा रही हो, डॉगी का खाना खा रही हो। तुम हमारे साथ बैठकर ये वाला खाना खाती तो तुम्हें पता होता है कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस होता है, लेकिन जैसे वो सामने देखता है तो वहाँ पर कारसील होती नहीं है, कारसील भी गायब होती है। कारसील की तरफ देखता है और कहता है कारसील कहाँ पर चली गई? तो कारसील जो होती है वो हमारे डूजुन के पीछे गई होती है। तो हमारा डूजुन चलता हुआ जैसे वहाँ पर जा रहा होता है बाहर गली में, वहाँ पर उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि मास्टर प्लीज रुक जाओ, मास्टर मेरे लिए रुक जाओ। तुम्हारा डूजुन पीछे की तरफ घूमता है तो एक छोटी लड़की भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और कहती है मास्टर मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। वो से मास्टर कह रही होती है, आसपास के जितने भी लोग होते हैं गली में वो सारे के सारे उसे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ पर दिन के दिहाड़े यहाँ पर क्या हो रहा है? छोटी बच्ची यहाँ पर एक आदमी को मास्टर क्यों कह रही है, क्योंकि ये गलत है, हमें जाकर पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। लगता है कि इस बंदे ने इस लड़की छोटी लड़की को गुलाम बना रखा है, वजह से ये छोटी लड़की से अपना मास्टर कह रही है, क्योंकि आज के दौर में ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत है कि किसी बंदे को अपना गुलाम बनाकर रखना, स्पेशली किसी बच्चे को, और वो आपको मास्टर कहे, ये भी गलत है, सारा कुछ गैर कानूनी है। तो वो सभी लोग यहाँ पर माय डूजुन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा बुरा है, जबकि माय डूजुन में उन सभी की बातें सुन रहा होता है कि आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये छोटी लड़की कौन है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम डीमन के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजुन चलता हुआ उस सिटी की तरफ जा रहा था जहां पर उसे डंजन में क्लियर करने के लिए जाना है, लेकिन उसी वक्त एक छोटी बच्ची भागती उसके पास पहुंचती है और उसे मास्टर कह रही होती है, जबकि आसपास गली में जितने लोग होते हैं वो सारे घूर घूर कर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये गैर कानूनी काम है किसी बच्चे से अपने आप को मास्टर कहलवाना। डूजुन भी उस छोटी लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की कौन है और मुझे मास्टर क्यों कह रही है। तुम्हारा डूजुन उससे पूछता है कि लड़की तुम कौन हो? तो वो लड़की उसे कहती है कि सॉरी मास्टर, मुझे माफ करना, शायद मेरी अपीयरेंस की वजह से तो मुझे पहचान नहीं पा रहे, कारसेल हूँ। मुझे लगा कि इस तरह के अपीयरेंस में बाहर जाना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ड्रैगन के अपीयरेंस में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे लगा था कि अगर मैं पेट बनकर तुम्हारे साथ चलती तो सभी लोग हमारी तरफ घूर घूर कर देखते, लेकिन इस तरह इंसानी शक्ल में जाना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी के सभी लोग अभी भी इन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं, वो सभी लोग बात कर रहे थे। देखो तो सही वहाँ पर वो बच्ची क्या कह रही है, वो बच्ची बार बार इस आदमी को अपना मास्टर कह रही है। तुम्हारा डूजुन अपने आसपास देखता है और कहता है सभी लोग तो हमें घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है कि सभी लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। डूजुन कारसेल से कहता है कारसेल चलो ठीक है हम लोग किसी और जगह पर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर बात करना सेफ नहीं है। उसी वक्त एक बंदा आगे बढ़ता जाकर मैं डूजुन कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़के तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते हो? डूजुन उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है? तो बंदा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मसला हमें नहीं है बल्कि यहाँ पर मसला तुम हो, एक कचरा कहीं के, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक छोटी बच्ची से अपने आप को मास्टर कैसे कहलवा सकते हो? क्या तुमने इस बच्ची को किडनैप किया हुआ है? क्या तुमने इस बच्ची का ब्रेन वॉश किया हुआ है? हम लोग अभी जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। डूजुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये सिचुएशन काफी ज्यादा awkward लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं जैसा तुम सभी लोग सोच रहे हो। तो दूसरा बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, डूजुन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पंच नहीं मारना चाहता क्योंकि इससे तुम्हारा ब्लड निकलेगा और एक छोटी बच्ची इससे देखकर घबरा सकते हैं, इसी वजह से अपने मुंह बंद करो, जहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी पुलिस के पास चलना होगा, जाकर तुम्हें सब कुछ उन्हें बताना होगा कि तुमने इस बच्ची को कहाँ से किडनैप किया है। तुम्हारा डूजुन कहता है कि ये इन सभी लोगों का नॉर्मल रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इन सभी लोग की नजदीक मेरी गलती है, तो यहाँ पर ये गलती मेरी ही लग रही है, इसी वजह से मैं इन लोगों से तो कुछ भी नहीं कह सकता। कारसिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या, ये मेरे मास्टर को गिरबान से क्यों पकड़ रहा है? अगर इसने मेरे मास्टर को हाथ लगाया तो मैं इसका हाथ काट दूंगी। ये साथ ही कारसिल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस बंदे को गले से पकड़ती है और गले से पकड़कर उसको वहीं पर नीचे झुका लेती है और कहती है हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर को टच करने की, कोई भी इंसान मेरे मास्टर को टच नहीं कर सकता, ना इतनी बदतमीजी के साथ मेरे मास्टर से बात कर सकता है। तो वो बेचारा बंदा जो होता है उस बेचारे के मुंह से जाग निकल रही होती है क्योंकि कारसिल उसे गले से दबा रही होती है। कारसिल कहती है मास्टर इस इंसान ने अपनी लाइन को क्रॉस किया है, जबकि मैं डूजुन उसे कह रहा होता है कि रुक जाओ कारसिल, ऐसा
मत करो। इसी के साथ ही हमारा डूजुन कार्सिल को उठा लेता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वो कार्सिल को उठाता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। आज हमारा डूजुन उन सभी लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने इस बच्ची को किडनैप नहीं किया, बल्कि ये मेरी बेटी है और मुझे अपना मास्टर कहती रहती है, इसी वजह से ये जो मास्टर कह रही है, आप सभी लोगों को गलत सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा डूजुन वहाँ पर टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में बैठ जाता है और उस बंदे से कहता है कि हमें सोडाई माउंटेन की तरफ ले चलो। तो वो कहता है हाँ ठीक है सर, मुझे लगता है कि आप लोग छुट्टी मनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं? तुम्हारा डूजुन कहता है हम यही समझ लो। तो 1 घंटे के बाद टैक्सी वाला उन्हें उस जगह के ऊपर छोड़ देता है। हमारा डूजुन वहाँ पर नीचे उतरता है तो इसी के साथ कार्सिल वहाँ पर सोच रही होती है, ये बंदा तो अपने इस बड़ी से खटारे को एक स्पीड के साथ चला रहा था और पूरा 1 घंटा लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में, और ऊपर से इसने 350,000 वॉन भी हमसे ले लिए और साथ ही वो स्याप लगा रही होती है और कहती है कि 350,000 वॉन के साथ मेरे लिए कितना ज्यादा पेट फूड खरीदा जा सकता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वो भागती हुई आगे बढ़ती है और हमारे डूजुन से कहती है मास्टर अगर मैं यहाँ पर आपको उड़ाकर लेकर आती तो मुझे लगता है कि हम लोग 10 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाते और 350,000 वॉन भी बच जाते। हमारा डूजुन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बड़े से ड्रैगन पर बैठकर यहाँ पर आता, एक बड़े से ड्रैगन पर बैठकर आता तो फिर सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ ही होता और सभी लोग देख रहे होते कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और कैसे आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तुम्हें यहाँ पर पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसी वजह से मैं पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए। डूजुन साथ ही उसे कहता है कि मेरी एक और बात को ध्यान से सुनो, अब जब तुम इस अपीयरेंस में हो यानी कि तुम एक इंसानी अपीयरेंस में, तो दोबारा इंसानी अपीयरेंस में मुझे अपना मास्टर मत कहना है, तुम ये वाला लफ्ज नहीं कह सकती। तो कार्सिल उसे कहती है मास्टर इस बात का क्या मतलब है, क्या आप मुझे अपने घोंसले से बाहर निकालने वाले हैं? डूजुन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूंगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मास्टर नहीं कहना, क्योंकि इंसानी फॉर्म में मास्टर कहना बहुत ज्यादा गलत है, ये गैर कानूनी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस पकड़कर ले जाए। तो वो वहाँ पर देखती है कि एक बच्चा अपने डैड के साथ खेल रहा होता है और वो उसे डैड कह रहा होता है। तो कार्सिल उसे कहती है तो फिर मैं आपसे क्या कहूँ, तो डूजुन उसे कहता है कि तुम मुझे डैड कह सकती हो। कार्सिल इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में मैं आपको डैड कह सकती हूँ? तुम्हारा डूजुन कहता है हाँ तुम डैड कह सकती हो। कार्सिल कहती है हाँ ठीक है डैड, मैं आपसे आपको डैड ही कहूंगी। हमारा डूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है कार्सिल, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले कुछ खा कर आते हैं। तो कार्सिल कहती है लेकिन मैं अपने साथ डॉग फूड नहीं लेकर आई, तो फिर मैं खाऊंगी क्या? तुम्हारा डूजुन कहता है कि तुम्हें डॉग फूड खाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक इंसानी अपीयरेंस में, और इंसानी अपीयरेंस में अगर तुम बैठकर डॉग फूड खाओगे तो सभी लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, इसी वजह से हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे और जाकर नॉर्मल इंसानों वाला खाना खाएंगे। उसके बाद वो स्नैक बार में जाते हैं, वहाँ पर वो सिर्फ रामेन लेकर देता है, रामेन नूडल्स उसके सामने पड़े होते हैं। कार्सिल कहती है क्या आज वाकई में ये खाने वाले? तुम्हारा डूजुन कहता है इनको खाओ, जल्दी से खा लो। डूजुन अपनी स्टिक के साथ कार्सिल को भी खिला रहा होता है और उसे कहता है कि घर पर ये वाली चीज मैं नहीं खा सकता, क्योंकि यूनी मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती है और मुझे कभी भी इस तरह का ऑयली खाना नहीं खाने देती, लेकिन यहाँ पर हम लोग बाहर तो खा ही सकते हैं। कार्सिल जैसे वहाँ पर रामेन को खाती है तो वो खाने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि जोंग ने भी उसे कहा था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ पेट फूड ही खाया, तो इस वजह से तुम्हें नहीं पता कि असली का खाना कैसा डिलीशियस होता है। तो खाना खाने के बाद वो कहती है जी तो बहुत ज्यादा अच्छा है। डूजुन उसे कहता है कि पहले मैं तुमसे पूछ नहीं सका, क्या आप तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मेरे पीछे क्यों आई हो, तुम घर पर क्यों नहीं रुकी? तो वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम इस वक्त सेंटर एरिया में जाने के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हें अकेले सेंटर एरिया में जाने नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ही डेंजरस प्लेस है डैड, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करती हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अकेले वहाँ पर जा सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ खुद ही संभाल सकता हूँ। तो कार्सिल उसे कहती है कि डैड मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और तुम्हें कुछ होता है तो फिर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि बाकी के सभी लोग इस वजह से उदास हो जाए, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाकर रहूंगी। डूजुन सोच रहा होता है कि कार्सिल खुद एक ड्रैगन है और ये 9th नंबर का ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं कार्सिल को वहाँ पर लेकर जाता हूँ तो ये अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। उसे कहता है अच्छा ठीक है कार्सिल तुम मेरे साथ सेंट्रल एरिया में चल सकती हो। तो कार्सिल कहती है ठीक है डैड, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सोडाई माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर सेंटर एरिया होता है, दोनों सेंटर एरिया के रिफ्ट के पास पहुंचते हैं। डूजुन कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी रिफ्ट है, तो वो उसे कहती है डैड तो क्या हम लोग अंदर चले? तो डूजुन कहता है क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। इसी के साथ ही दोनों वहाँ पर सेंटर एरिया में जंप लगाते हैं और दोनों ही इस रिफ्ट को पार करने के बाद दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं। डूजुन वहाँ पर पहुंचने के बाद कहता है तो हम लोग बाकी में उस जगह के ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ पर बाकी के सभी हंटर्स फेल हो चुके हैं, वो सभी लोग फेल हो जाते हैं सेंटर कोर एरिया तक पहुंचने के लिए, जहाँ पर बाहरी हिस्सा में फिरे और अभी तक उन्हें सेंट्रल दरवाजा तो मिला ही नहीं जिसको की से ओपन किया जा सकता है। डूजुन अपने पास एक टिकट निकाल कर कार्सिल को दे देता है और कहता है कि अब जबकि हम लोग मेन एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं तो तुम्हारे पास भी ये टिकट होना चाहिए, तभी हम लोग दूसरी तरफ जा पाएंगे। साथ ही में डूजुन कहता है कि उन लोगों ने सही कहा था कि यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर एंट्री मारते उसी के साथ ही मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स एस रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। इस वक्त एक मॉन्स्टर उनके पीछे से निकलता है और मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा होता है। तुम्हारा डूजुन कहता है ये लो एक मॉन्स्टर आ भी गया। कार्सिल चलाकर उसे कहती है मास्टर एक मॉन्स्टर हमारे पीछे है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्सिल अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। डूजुन
डूजन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है रुक जाओ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। और साथ ही हमारा डूजन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वीकेंड सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही, और 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ ढूंढना है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मैं मारता हूँ तो फिर मॉन्स्टर्स को जल्दी निपटाया जा सकता है। और साथ ही वो मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है और मॉन्स्टर की बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। हमारा डूजन ने यहाँ पर खड़े खड़े एक और एस रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हमारा डूजन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवरडिड कर दिया, क्योंकि उसने जैसे वहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। मॉन्स्टर तो मरा ही, लेकिन उसके साथ साथ पीछे का पूरा पहाड़ भी तबाह हो गया। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है, इतना पावरफुल धमाका होता है कि दूर तक दिखाई देता है। हमारा डूजन कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ पर धमाका ज्यादा बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये होगा कि जो आसपास के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होंगे सारे के सारे भाग जाएंगे और वो मेरे करीब नहीं आएंगे और इससे मेरा काफी ज्यादा टाइम बचेगा। इसके साथ साइड के ऊपर हम एक और फेरी को दिखाते हैं, एक फेरी जो कि उसकी पावर्स को महसूस करती है। वो फेरी कहती है यहाँ पर साइड के ऊपर से मुझे नई पावर्स महसूस हो रही है, लगता है कोई और नया बकरा यहाँ पर आया है, बहुत ही पावरफुल हंटर है जिसकी वाइब्रेशन मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है यहाँ पर एक और बंदा आ गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही थी, तो अब यहाँ पर इस हंटर को जाकर तंग किया जाए, वो हमारे कोर एरिया के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि मेन एरिया में एंटर होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।